लॉरेंस बिश्नोई को 1,00,000% ठोकेंगे। जिस दिन लॉरेंस बाहर आ गया साहब ना ठोके मेरा राज शेखावत नहीं साहब। क्या आपको लगता है कि बीजेपी से सपोर्ट कर रही है? कि लॉरेंस जो है वो भाजपा के द्वारा ऑपरेट किया हुआ व्यक्ति है, क्योंकि लाने वाला महाकाल, ले जाने वाला महाकाल, और कर्म करना ही हमारा फर्ज है और हमने हमारे कर्म ही किए हैं। लॉरेंस बिश्नोई के जैसे कई बार जेल से भी इंटरव्यू हो गए हैं, जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस के इंटरव्यू देने का मामला, लेकिन उसमें वो अपने आप को देशभक्त बताता है, भगत सिंह को अपना रोल आइकन मानता है। लॉरेंस जो बिश्नोई है वो भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाला कतई नहीं हो सकता। हिंदू लड़कियों का इन्होंने विवाह कर दिया मुस्लिमों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाया। मैं उस फिल्म में उस निर्माता के घर को तोड़ने जा रहा था, जब मुंबई उसको मारने जा रहा था, तो आरएसएस के लोगों के द्वारा मुझे रोका गया। गोगा सिंह मेडी जी की जब हत्या हुई है तो क्या लगता है उन्हें पूरा न्याय मिला? सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी, जिनकी हत्या एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई जो व्यक्ति कहीं न कहीं आज भी जेल में बैठा है। इस देश की कमान हाथ में आ गई साहब, एक गैंग नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार, और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राज शेखावत की, जो कि करणी सेना चलाते हैं, उनके संस्थापक हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं क्षत्रिय करणी सेना। राज शेखावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और क्योंकि आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, आपने अपनी भुजाओं पे एक तरफ महाराणा प्रताप जी विराजमान किए हुए हैं, एक तरफ भगत सिंह जी, तो मैंने आज सोचा कि सबसे पहले मैं लिख के बात करूं। आपके लिए बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हर पहलू पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि कभी लॉरेंस बिश्नोई की बात आती है, बिल्कुल, तो कभी राजनीति की बात आती है, पूछिए आप। तो मैं आपसे सब चीज़ें बिंदुवार पूछूंगा। जी पूछिए। सबसे पहले तो अपनी जीवन यात्रा बताइए कि आप कहाँ से शुरुआत करी, क्या आपका बैकग्राउंड है? क्योंकि ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे जो लोग हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं, कौन है राज सिंह शेखावत, वो बताइए थोड़ा। चौहान साहब, मेरी उम्र 51 साल, 51 ईयर्स ओल्ड आई एम। बेसिकली मैं राजस्थान से हूँ, शेखावाटी सिक्कर गांव मेरा केरपुरा है जी। उदयपुर वाटी और खंडेला के बीच में ये बना हुआ एक गाँव है, लेकिन मेरा जन्म जो हुआ है वो अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। वहीं पला बड़ा हुआ हूँ मैं, वहीं से मैंने शिक्षा ली है और एक सपना था, और आप जानते हैं कि प्रत्येक युवा का एक सपना होता है कि वो देश के लिए अपना योगदान दे। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं देश के लिए अपना योगदान दूं। बचपन से ही सपना था कि मैं फौज में जाऊं। अच्छा, परिवार में तो कई लोग हैं जो फौज में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं। सब फोर्स में हैं हाँ, आपके लोग? बिल्कुल, बहुत लोग हैं हमारे परिवार से। तो मेरा भी सपना था, तो मैंने फिर फौज ज्वाइन की। मैं बीएसएफ में चयनित हुआ और ट्रेनिंग करने के पश्चात मैं पहली जो पोस्टिंग है वो राजस्थान ली मैंने, और उसके बाद कई आईएएस ड्यूटीज हमने की, जिसमें चुनावी ड्यूटियां थी, और अंत में जो अगली हमारी जो पोस्टिंग थी वो कश्मीर हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पे था। ठीक है। उस वक्त हमें कश्मीर भेजा गया कि भाई आतंकवाद है और इस आतंकवाद का खात्मा करना। पैरामिलिट्री फोर्सेस वहाँ डिप्लॉय थी, तो हमारी ड्यूटी थी, हमें वहाँ भेजा गया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ साहब, जब मैं वहाँ से वापस आया, आतंकवाद तकरीबन हमने खत्म करके हम निकले। मैं 8 साल लगातार। खत्म कैसे कर दिया आपने? मार दिया आतंकवादियों को, एनकाउंटर कर दिए। परमिशन मिल गई थी? परमिशन की क्या आवश्यकता है? देश और राष्ट्र के जो गद्दार होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनको मारने के लिए परमिशन की जरूरत थोड़ी होती है, उनको मार देना चाहिए। पता तो मुझे भी है कि परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में आतंकवाद चरम सीमा पे था, वो आतंकी थे, हथियारों से लैस थे, पड़ोसी जो देश है वहां से भेजे जाते थे, और कुछ कश्मीर के युवा भी आतंकवाद के स्वरूप में वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुके थे। तो इन
सभी आतंकवादियों से मुक्त कश्मीर को करने के लिए इनका खात्मा आवश्यक था। मार दिए, एनकाउंटर किए, इंट्रोगेशन किए, इंफॉर्मेशन ली और उठाए, और यही किया। रात को निकलते थे, यही दाढ़ी थी हमारी, वही फेरन पहनते थे हम लोग, तैयारी के साथ स्टाइल यही होता था, दाढ़ी बढ़ा के निकलते। और क्या करते, उनके बीच में उनका बनकर इंफॉर्मेशन लेना ही हमारा काम था। हमारे पास स्केड थे, हमारे पास सोर्स थे, सरेंडर मिलिटेंट्स थे, उनके द्वारा भी हम इंफॉर्मेशन लेते थे, उनको भी हम उपयोग में लेते थे, क्योंकि आतंकवाद खत्म करना था, कश्मीर को बचाना था। श्याम दयाम दंड भेद आपने सब कुछ कर देने का साहब। सिंपल बात है, जब राष्ट्र पे आए, देश पे आए, तो आपको ये नहीं सोचना है, उसका खात्मा करना है। वो हमने किया कश्मीर में, और मुझे गर्व है, मुझे खुशी है कि मैं लगातार 8 साल वहां। जनरली 2 साल हार्ड पोस्टिंग होती है, पूरा भारत देश जानता है। कुछ तो इथिक्स रहता होगा कि आतंकवादी को किसे मारना है किसने नहीं, या कुछ इथिक्स नहीं है। इसकी जरूरत क्या है, जो आतंकवादी है वो मरेगा, ठीक है, उसको मार दो, क्योंकि उससे देश को खतरा है, देश की जनता को खतरा है, देश के नागरिकों को खतरा है, यहाँ बहन बेटियों को खतरा है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे मंदिर हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल है, उनको खतरा है। तो जब इतना सब खतरा है इस देश को, तो उन लोगों को जिनको कानून का डर नहीं है, भारतीय संविधान का डर, कुल मिलाकर उन्हें ऊपर पहुंचाओ, तो और क्या करोगे साहब? जिनको भारतीय संविधान का डर नहीं है, उनको आप क्या कानून से डराओगे? वो कानून से डरने वाले थोड़ी है, उनको तो आपको बोली की आवाज समझ आती है कि उनको तो आपको बिल्कुल जान से मारना ही होगा। और वही हमने किया। कश्मीर में लगातार 8 साल तक पोस्टेड रहा मैं। 2 साल हार्ड पोस्टिंग होती, लेकिन किसी ने छोड़ा ही नहीं। और हमने कभी किसी को ये भी नहीं कहा कि हमें आप तो भेज दो, कोई बात नहीं। जब उनको लग रहा है कि भाई राज शेखावत जो है वो कश्मीर की रक्षा में अपना अहम योगदान दे रहा है, तो उन्होंने हमें रखा, तो हम वहाँ रहे। और हमने पूरी जो टीम थी हमारी, वो पूरी टीम ने मिलकर वहाँ पे जो हमें दायित्व दिया गया उसका निर्वहन किया। अधिकारी, कश्मीर सुरक्षित है। आप देखिए, अधिकारी सपोर्ट कर देते थे, देखिए, क्योंकि फोर्स का तो एक अपना स्टाइल होता है साहब। सभी देखो, जब आप आतंकवादियों से लड़ते हो, जब आप ऐसे प्रदेश में अपनी सेवा दे रहे हो जो बिल्कुल मिलिटेंसी प्रोन विस्तार है, तो वहाँ हमारे पास सारी पावर, सारी स्वायत्ता होती है। हम उस सारी व्यवस्थाओं के साथ चलते हैं, तैयारी के साथ चलते हैं, और हमारा लक्ष्य एकमात्र होता है कि उस आतंकवादी का खात्मा करना और प्रदेश की, उस राष्ट्र की, उस देश की सुरक्षा करना। ये हमारा लक्ष्य होता है, और वही हमने किया। राष्ट्र सर्वोपरि है साहब, देश पर विपत्ति आने से रोकना ये हम सबका दायित्व है, और दायित्व निभाया तो कश्मीर भी रहा। उसके पश्चात जब मैंने वीआरएस लिया, तो वीआरएस लिया आपने या फिर रिटायरमेंट? मैंने वीआरएस ले लिया। मेरा समय आया तो मैंने वीआरएस ले लिया। कश्मीर 8 साल रहा, वहाँ से वीआरएस नहीं लिया, वहाँ से वापस में गुजरात पोस्टिंग आया, वहाँ से मैंने वीआरएस लिया। उसके पश्चात मैंने गुजरात में, क्योंकि मेरा जन्म गुजरात से हुआ था, तो मैंने गुजरात में ही अपने परिवार के साथ रहना पसंद किया। मेरे माता पिता थे, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, उन सभी के साथ मैंने वहीं पे अपना गुजरात में ही अपना जो परमानेंट जो हमारा निवास था उसका हमने प्लान किया, और वहीं हम रह गए। पिछले कई सालों से हम गुजरात में ही हैं। फिर मैंने कई जगह प्राइवेट नौकरियां की है मैंने खुद ने, क्योंकि भाई परिवार को पालने के लिए आपको रोजगार तो चाहिए, कुछ चाहिए। तो हमने प्राइवेट जॉब्स भी किए। इन बिटवीन मुझे मौका मिला एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का, जो व्यक्ति कभी प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी में हुआ करते थे, जिनका नाम था ईश्वर सिंह शेखावत, जो डिप्टी कमांडेंट थे एसपीजी में। उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उनके छत्र छाया में, टोरेंट पावर में मुझे काम करने का मौका मिला। ठीक है। और वहाँ से मुझे एक नया विकल्प मिला, और वो विकल्प था एक कंपनी का हमने एस्टेब्लिशमेंट किया। वो थी रेड फॉक्स प्रोटेक्शन सर्विसेज। और उस कंपनी के माध्यम से हमने गुजरात के लोगों को सिक्योरिटी सेक्टर क्या है वो बताया, यानी पूरा मतलब रिवॉल्यूशन लेके हम लोग आए। तो वो हमने बिजनेस काफी सालों तक चलाया। इन बिटवीन मुझे मौका मिला भाई मैं क्षत्रिय समाज की एकता को लेकर अपना योगदान दूं। फौजी तो था ही, दृढ़ संकल्पित तो था ही। रेड फॉक्स भी, आप बिलीव नहीं करोगे, रेड फॉक्स एक समय था गुजरात की
एक नंबर फर्स्ट नंबर पे सिक्योरिटी सेक्टर की कंपनी हुआ करती थी। अच्छा जी। ठीक है, आज भी उसका अस्तित्व बहुत ही मजबूत है, लेकिन जब आप ईमानदारी से अपने समाज के लिए या राष्ट्र के लिए कहीं काम करते हो तो सरकार को वो परेशान करती है सरकार को वो पसंद नहीं आता। सरकार प्रशासन ये चाहता है कि हम उनके सामने झुके और उनके सामने हम कभी लड़ाई न लड़े। तो जब आप ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हो तो आपको कई तरीकों से परेशान किया जाता है। तो इन्होंने मुझे परेशान करना शुरू किया। मेरी जो रेड फॉक्स प्रोटेक्शन जो मेरी कंपनी थी उसको उन्होंने काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया, बट मैं फिर भी आज भी मैं नहीं रुका हूं। मेरे सिद्धांतों से मैंने आज भी समझौता नहीं किया है साहब। मैं पैसों का भूखा नहीं हूं। जी। कई सारे प्रलोभन मुझे सालों इन इस जर्नी में मुझे मिले, कई सारे प्रलोभन। राजकीय प्रलोभन भी मैं ले चुका हूँ जो मुझे मिल चुके हैं, और इसके अलावा जो सामाजिक प्रलोभन से वो बहुत सारे मिले। लेकिन प्रलोभन नहीं चाहिए। प्रलोभन की हमें, भाई हम जिस विषय को लेकर मैदान में उतरे हैं हमें उस विषय पे सफलता चाहिए। न हमें पैसे से प्यार है, न हमें पद से प्यार है, न हम किसी के बाप से डरते हैं, क्योंकि लाने वाला महाकाल, ले जाने वाला महाकाल, और कर्म करना ही हमारा फर्ज है और हमने हमारे कर्म ही किए हैं। तो रेड फॉक्स को बहुत नुकसान इन राजनीतिक पार्टियों ने पहुंचाया, गुजरात की भाजपा सरकार ने पहुंचाया, और तो और अभी तक मेरा लाइसेंस रिन्यू करने की भी उन्होंने वो बोलते ना, उन्होंने उसको रिन्यू भी नहीं किया आज तक। सोचो, वो लाइसेंस मेरा रद्द भी कर दिया, मैं हाई कोर्ट से स्टे लेके आया हूँ। अच्छा। अभी रिन्यू के लिए मैंने दिया तो रिन्यू भी नहीं कर रहे हो। इतना उनको खौफ है राज शेखावत का कि इसको दबाओ, अच्छा। इसके व्यापार को खत्म करो। तो मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको ये अधिकार किसने दिए कि आप किसी व्यक्ति के व्यापार पर भी प्रहार करो, उसके परिवार को हैरान परेशान करो। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज भी हम उनके सामने घुटने को नहीं टेक रहे। और ये जो जर्नी थी मेरी, इस जर्नी के दौरान ही मुझे ये मौका मिल गया साहब। कौन सा? करनी से न बनाने। हमारे परम आदरणीय, परम पूजनीय और अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेडी जी, जिनकी हत्या एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा की गई जो व्यक्ति कहीं न कहीं आज भी जेल में बैठा है, या कुछ जो लोग हैं जो इस देश के बाहर हैं आज भी पकड़े नहीं गए। तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे गुरु थे, जिनकी अध्यक्षता में मुझे गुजरात का दायित्व मिला। मैंने गुजरात में अपना 100% दिया। पद्मावत फिल्म थी, पद्मावत फिल्म गुजरात में हमने नहीं चलने दी, फिर चाहे उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ा हमने किया, लेकिन उस फिल्म को हमने किसी कीमत में गुजरात में चलने नहीं दिया, क्योंकि उस फिल्म में ऐसे जो फिल्मांकन किए गए थे, जो सीन थे जिससे हमारे जो स्वाभिमान है उस पर ठेस पहुंच रही थी, तो हमने वो भी किया। उसके अलावा हमने कई सारे मूवमेंट्स किए जहां क्षत्रिय समाज की एकता को हम बनाए। और क्षत्रिय समाज जो है जो बिखरा हुआ है, क्योंकि कई जगह पे सामान्य श्रेणी में भी क्षत्रिय के साथ साथ ओबीसी का लाभ लेने वाला भी क्षत्रिय है। अब ये सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय ओबीसी वाला जो क्षत्रिय उसको स्वीकारने से मना कर रहा था, तो हमने ऐसा व्यवस्थाओं का निर्माण किया कि आज वो जो क्षत्रिय जो ओबीसी का लाभ ले रहा है, जो सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय, वो आज एक जाजम पे, एक मंच पर आके बैठ रहे हैं। तो ये आवश्यकता थी, समय की मांग थी, क्योंकि लोकतंत्र लोकशाही है। यदि संख्या आपकी ज्यादा है तो ही आप सफल हो राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि साहब बिना वोट के सत्ता नहीं आएगी। तो हमने ये सुनिश्चित कर लिया कि भाई यदि हमें वापस इस लोकतंत्र की रियासतों को स्थापित करना है, यानी ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या है? इसे लोकतंत्र की रियासतें हैं। ठीक है साहब, और उसे स्थापित करना है तो क्षत्रियों को एक होना पड़ेगा और अपने उम्मीदवार को उन्हें सत्ता में लाना पड़ेगा। इसलिए हमने उस दिशा में काम किया। और इन बिटवीन बड़ी ही एक दुर्घटना हुई, वो पूरा भारत देश जानता है कि लॉरेंस बिश्नोई के कुछ तथाकथित आतंकियों ने घर में घुसकर हमारे परम आदरणीय सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या कर दी। उससे कुछ समय पहले ही मैंने किसी कारणवश उनको
छोड़कर क्षत्रिय करणी सेना की मैंने स्थापना की थी, लेकिन मुझमें और उनमें कभी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहा हो। मेरे से वजह क्या रही अलग से क्षत्रिय करणी सेना बनाने वजह की? थी जो वजह मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से नहीं बता सकता, चलिए और कोई बताना नहीं। भी नहीं चाहता मैं उन चीज़ों को, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है और मेरे गुरु थे, और कुछ ऐसी वजह थी जो मेरे सिद्धांतों से परे थी। जब सिद्धांतों से परे थी तो मैं समझौता नहीं कर सकता था। मैंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश में मैं असफल रहा, तो मैंने बिल्कुल सहमति से मैंने उनसे बिल्कुल परमिशन ली, हाथ जोड़कर मैंने उनसे आग्रह करके मैं उनसे अलग हो गया। मैंने क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना करके क्षत्रियों को एक करने का जो मेरा लक्ष्य था उसकी ओर मैंने काम किया। तो इसी तरह से चलते चलते कई सारे जो घटनाक्रम हैं वो आप सबने देखे ही हैं कि हम चलो कहाँ बात तक पहुंचे ये हैं। है, हालांकि मुझे सवाल कहीं और से पूछना था। जी। सीधे करणी सेना जब बात कर रही है लॉरेंस बिश्नोई की, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई को आपने कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा जो उसे मारेगा, वो क्यों? तो क्या करता? मुझे एक चीज बताएं आप, आपका एक मुखिया गार्जियन, उसको लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कुछ आतंकी घर में घुस के जान से मार देते हैं, ठीक है सर? तो क्या ये आपका फर्ज नहीं बनता कि आप उसका बदला लो? अब हमारा मुखिया मारा उन्होंने, तो हमें मुखिया चाहिए भाई। चाहिए। गलत क्या किया भाई? अब मुखिया कहाँ है उनका? जेल में है जी, बाहर तो है नहीं। बाहर हो तो हम ठोक ले उसको, अब वो कहाँ है? ठोक दोगे? तो ठोकेंगे ही खूब, 1,00,000% ठोकेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को 1,00,000% ठोकेंगे। क्षत्रिय समाज, मुझे मौका मिला तो मैं भी ठोकूंगा, मैं खुला बोलता हूँ। मुझे मौका मिल गया मैं ठोक दूंगा। बाकी क्षत्रिय समाज साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन लॉरेंस बाहर आ गया साहब ना ठोके, मेरा नाम राज शेखावत नहीं साहब, क्योंकि हम स्वाभिमानी हैं। हमारे स्वाभिमान पे प्रहार हुआ है। हमारा मुखिया घर में घुसकर मारा गया इन लोगों के द्वारा। तो ये जितने भी लोग इस हत्या में संलिप्त थे उन सभी की मैंने ये राशि की घोषणा की। आप देखें जितने भी थे सबके किए। 1 करोड़ 11 लाख के आसपास की शायद आपने की। किए। उसके अलावा रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, जो भी है, संपत नेहरा, सबकी घोषणा की है। क्योंकि ये तो डरपोक, सबसे बड़ा डरपोक तो यही है। आप समझिए, इनसे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। देखो, जेल में बैठ के हत्याओं को अंजाम देते हैं, बिल्कुल विदेश में बैठ के हत्याओं को अंजाम देते हैं। इनकी औकात हो तो सामने आ जाए, आवे सामने, और फिर वो चैलेंज करके दिखाए। यदि नहीं गिरा दे तो हमारा नाम राज शेखावत नहीं। लेकिन जेल में बैठ के, विदेशों में बैठकर ये लोग हत्याओं को अंजाम दे रहे, रंगदारी वसूल रहे, और तो और ये लोग ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं साहब। ड्रग्स का क्या बात करते हो? आज लॉरेंस बिश्नोई जो है गुजरात जेल में किस विषय पर बंद है आपको पता है? ड्रग्स के वाले। और ये सच्चाई है, लॉरेंस के जो लोग हैं आज भी ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं। तो साहब मुझे एक चीज बताइए। वो तो कहता है मैं विरोध करता हूँ नशे का। कैसी बात करते हो साहब? वो तो झूठ बोलता है। वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने ड्रग्स का व्यापार। सीधा सीधा पूरा भारत देश जानता है, रंगदारी ये वसूलते हैं, हत्या ये करते हैं, ड्रग्स का व्यापार ये चलाते हैं। और एक तरफ भाजपा इसको धर्म योद्धा बनाने के लिए मैदान में उतर रखी थी। जब मैंने इसकी घोषणा की, आपको पता होगा शायद। हाँ, बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ लगता है सपोर्ट करती है क्या? आरएसएस जो है वो इसको एक धर्म योद्धा के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। हमने ये कहा कि ये धर्म योद्धा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति पूरे देश के व्यापारियों को भयभीत कर रहा है, आगे भी करने वाला है, ऐसे लोगों को धर्म योद्धा कैसे बना सकते? इनका तो खात्मा होना चाहिए। हमने ये सरकार से कहा कि भाई हम इस देश में शांति से जीना चाहते हैं, भयभीत होकर नहीं जीना चाहते हैं। तो ऐसी गैंगों का खात्मा करो, या तो आप करो या तो फिर हमें तो करना है भाई। हमने कर्म दल की स्थापना कर रखी है। आप देख लो, दाऊद से लॉरेंस का कंपैरिजन है। अरे सुनिए मेरे भाई, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ। मैंने कहा लाने वाला महाकाल, ले जाने वाला महाकाल महादेव है ना। ठीक है। और मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। सही है। उसने मेरे मुखिया को मारा है तो हम उसको मारेंगे, सीधी सीधी बात है साहब। मारा ने मेरा मुखिया, मैं गलत नहीं हूँ। मेरे मुखिया को घर में घुस के मारा तो उसको भी मरना पड़ेगा, और मारा जाएगा। वो आज नहीं तो कल मारा जाएगा। मैंने क्यों कहा भाई? जेल में है तो भाई या तो जेल के पुलिसकर्मी मार सकते हैं उसको, या जो जेल में कैदी है
या वो मार सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई या तो तुम मार लो इसको, मेरे से इनाम ले जाओ, या तो भविष्य में हमें मौका मिला तो हम पक्का मार लेंगे। उसमें 1% भी प्रश्न चिन्ह नहीं है साहब। जो सच्चाई है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं उसको जानता ही नहीं था, मेरे को उससे लेना देना नहीं था, लेकिन जब उसने हमारे मुखिया को मारा, हमारे गुरु को मारा, तो सब हम इसमें कैसे रोहित गोदारा था। रोहित गोदारा, वीरेंद्र चारण, ये अपना संपत नेहरा, ये तुम्हारा आपका ये लॉरेंस बिश्नोई, सभी इन्वॉल्व थे, सभी की। अच्छा, और वो उसमें गोल्डी बरार भी था, गोल्डी बरार का भी आया था। सभी ने मिलकर प्लानिंग कर कर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की, और उन हत्यारों को नहीं बख्शा जाएगा साहब। मैं आपको वादा करता हूँ। अच्छा, उन्होंने बहाना क्या बनाया है? बहाना तो ये बनाया था उसमें कि ये सपोर्ट कर रहे थे उनके एंटी पार्टी को, ऐसा था कुछ? समझिए, मुझे एक चीज बताइए, मैं आज आप आतंक मचा रहे हो, व्यापारियों को आप भयभीत कर रहे हो, उनको आप परेशान कर रहे हो, उनसे आप रंगदारी वसूल रहे हो, और जब व्यापारी यदि राज शेखावत के पास आएगा तो क्या राज शेखावत क्या करेगा? उसकी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? बीच में आएगा ना कि भाई हमारे देश के व्यापारी भयभीत नहीं होना चाहिए। सही बात है, ठीक है, सही आदमी रक्षा करेगा। यदि वो ये कह रहे हैं कि उनका व्यापार क्या, रंगदारी व्यापार, लुक्खों का व्यापार क्या उनका? रंगदारी व्यापार है, ड्रग्स व्यापार, हत्याओं का व्यापार, तो इसे रोकना हमारा फर्ज है कि नहीं भाई? बिल्कुल बात। तो हमारे गुरु ने गलत क्या किया? इसको रोकने का काम हमारे गुरु ने किया, लेकिन उनको तकलीफ हो गई। क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि तुम गलत कर रहे थे और वो एक ईमानदारी से अपना छात्र धर्म निभा रहा था। तो ये तो क्या है साहब, ये तो अब वो जो भी कहे, हमारा तो आदमी गया, हमारा मुखिया गया, तो हमने कहा मुखिया मारेंगे। वो जो मेरी बात है उस पर आज भी मैं अडिग हैं आप? अडिग हूँ। मैं उस बात का न कल खंडन करता था, न मैं आज खंडन करूंगा। मैंने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में है, इसीलिए मैंने कहा कि उसको मारो, इनाम ले जाओ। और सीधी सीधी बात है साहब, लॉरेंस जो है वो आज जेल में बैठकर आज ये आतंक का खेल खेल रहा है, और उसके लोग विदेश में बैठ के खेल रहे। सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती मुझे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी से सपोर्ट कर रही है? लगता क्या है, पूरी दुनिया बोल रही है, पूरा भारत देश बोल रहा है, जन जन बोल रहा है कि लॉरेंस जो है वो भाजपा के द्वारा ऑपरेट किया हुआ व्यक्ति है। अब लोगों का ये भी कहना है कि भाई लॉरेंस के सर पर केंद्र सरकार का हाथ है। अब लोग जो कह रहे हैं वो तो भाई उसमें कुछ तो बात होगी। भाई आज इतनी सारी हत्याओं को उन्होंने अंजाम दे दिया इस देश के अंदर, फिर भी गैंग का खात्मा नहीं हुआ अभी तक। यानी सीधी सीधी बात है, सरकार कहीं ना कहीं इनसे इन्वॉल्व है, और सरकार का कुछ ना कुछ लाभ इसमें हो सकता है। मैं तो आपसे कहूंगा एक दिन चले जाओ अमित शाह के पास, मैं तो आपसे कह रहा हूं, आप तो पत्रकार हो, जाके पूछोगे इतना क्या आपको लगाव है उस लॉरेंस से, ठुकवा दो तुम। ऐसे तो आपने कई एनकाउंटर करवा चुके हो, आप इस देश के गृह मंत्री हो, तो क्या लॉरेंस और उसकी गैंग का एनकाउंटर नहीं करा सकते? आप प्रश्न पूछ सकते हो। तो अच्छा, लॉरेंस का अगर एनकाउंटर हो गया तो फिर क्या नाराजगी दूर हो जाएगी सरकार से? बिल्कुल, लॉरेंस का एनकाउंटर होना भी जरूरी है, उस गैंग का। तो मतलब ये जो आपके मन में जहर है बिल्कुल सर, जहर खत्म हो जाएगा। मैं तो बदला लेना चाहता हूँ, मेरे गुरु की हत्या का बदला लेना चाहता हूँ। मैं तो क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। आप समझिए, आप सोचिए, मैं उस व्यक्ति के खात्मे की बात कर रहा हूँ जिस व्यक्ति ने हमारा मुखिया मारा है। और हम तो चाहते हैं कि ये देश की सरकार की जिम्मेवारी है कि देश भयभीत ना हो, भय मुक्त हो। ये जिम्मेवारी सरकार की। इस गैंग का खात्मा क्यों नहीं करती सरकार? गैंग का खात्मा करेगा कौन? सरकार करेगी। ठीक है, आज सत्ता में तुम हो, ये गैंग है जो पूरे देश को भयभीत कर रही है, तो इसका खात्मा करो। हमने यही तो मांगा, यदि आप नहीं करोगे तो हमारा गरम दल है साहब। देखो, मैंने जिस दिन सुखदेव सिंह की हत्या हुई, मैंने गरम दल की स्थापना कर दी। गरम दल यानी शहीद भगत सिंह, ठीक है, जो आक्रमण करना जानता है। तो आपने कुछ अलग से सही भगत सिंह को लेकर बनाया? हमारे पास गरम दल की स्थापना हमने कर दी है। और गरम दल में सभी आक्रामक है, क्रांतिकारी लोग हैं, जिनको किसी का कोई भय नहीं है। देखिए साहब, सिंपल लॉजिक है, ये है गैंगस्टर्स, ठीक है, ये है आतंकी। आतंकियों को कानून की भाषा समझ में नहीं है। कानून तो बचा लेता है कहीं ना कहीं। अभी संविधान से आप क्या डराओगे उनको, बताओ? वो क्या करेंगे? संविधान तो बेचारा क्या है भाई, पट्टी बंधी हुई है, वो सबूतों पे चलती है, ठीक है, विटनेसों पे चलती है। अब ये तो क्या है, बदमाश लोग हैं, ये तो घर में घुस के विटनेस को डरा के और आपके छूट के बाहर आ जाएंगे। तो सिंपल लॉजिक है, संविधान का जिसको डर नहीं है उनको संविधान से मत डराओ। उनको जैसे हमने कश्मीर में आतंकवादी ठोके वैसे इनको ठोक दो, इनको सल्टा दो, ताकि ये देश जो है, वो देश की जनता है, वो बिल्कुल भयमुक्त होकर। अच्छा, आप एक बात बताओ, डॉन दाऊद इब्राहिम का
और कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का कंपैरिजन होता है कि भाई अब हिंदुस्तान में दाऊद इब्राहिम चला गया और लॉरेंस बिश्नोई रह गया, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मानते हैं? जो लोग ऐसी धारणा बनाते हैं, देखो यूथ कहता है और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो उस पे आप क्या कहेंगे? देखो, इस देश का जो युवा है ना, कुछ परसेंट युवा, बहुत रेयर यूथ है जो प्रभावित है लॉरेंस और दाऊद जैसे लोगों की कार्यशैली से, कुछ परसेंट। और वो इस देश का दुर्भाग्य है, हम सभी का दुर्भाग्य है, क्योंकि चाहे लॉरेंस हो चाहे दाऊद हो, वो आतंकी थे, उन्होंने राष्ट्र का अहित ही किया है। हाँ, उसका कोई वो एक आतंकी गतिविधियों से लिप्त लोग थे। हाँ, या दो चार काम अच्छे कर दो, उससे कुछ हो थोड़ी रहा है। क्या अच्छा 98 में तो गलत कर रहे हैं भाई। अच्छा भाई, लॉरेंस ने अच्छा क्या किया वो मैं जानना चाहता हूँ। मुझे तो अच्छा कुछ दिखा नहीं। उसने तो भयभीत किया पूरे देश को। आज लॉरेंस के नाम से व्यापारी डरते हैं। आए दिन किसी न किसी को कॉल आते हैं कि 5 करोड़ भेज देना, 2 करोड़ भेज देना। मैं लॉरेंस का आदमी बोल रहा हूँ, मैं रोहित गुजरा का आदमी बोल रहा हूँ। तो साहब ये सब कब तक चलेगा इस देश में? साला जिस दिन कमान हाथ में आ गई इस देश की, साहब मैं बताता हूँ कि ये गैंग कहाँ जाती है। मैं वादा करता हूँ, इस आपके पॉडकास्ट से वादा करके जाता हूँ, इस देश के प्रत्येक नागरिक को भय मुक्त न कर दिया हमने तो हमारा नाम राज शेखावत नहीं। साहब मैं आपको साफ करके जा रहा हूँ, जिस दिन माँ करणी की असीम कृपा रही है, बालाजी की कृपा रही, और यदि इस देश की कमान हाथ में आ गई साहब, एक गैंग नहीं छोड़ूंगा, एक गैंग कर दोगे काम, साफ सुथरा सल्टा दूंगा, तुरंत आते ही सल्टाऊंगा। बिल्कुल आप समझिए। एक फिर ये संविधान की बातें करने वाले लोगों की निगत आएंगे। बिल्कुल, मैंने क्या, संविधान से जो डरे उनको संविधान से डराओ, जो नहीं डर रहा उसे सुलटाओ। अरे सल्टा दो साहब, सिंपल। जो गैंगस्टर्स है, जो आतंकी है, आतंकी यानी जो हत्याएं कर रहे हैं, छोटे मोटे अपराध कर रहे हैं, उसके लिए तो कोर्ट हम संख्या इतनी कर देंगे कोर्टों की कि तुरंत सजा दिलवा देंगे। सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ हम इंतजार कर रहे हैं तो उस दिन का, जिस दिन हमारे हाथ में इस देश की बागडोर होगी। और मैं आपको बताऊं, इसीलिए हमने एक पार्टी का भी गठन कर दिया। क्या नाम रखा? अखंड करनी पार्टी। अखंड करनी पार्टी। हमने एक पार्टी का गठन किया यूजीसी के चलते, और जो उपेक्षाएं हमने देखी कई सालों में, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने स्वर्ण समाज को प्राथमिकता देते हुए, ठीक है, अखंड करनी पार्टी की स्थापना की। और इस पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम सनातनी हिंदुओं को सत्ता में लाने का काम करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने ये कहा है कि इसमें मैक्सिमम युवाओं को हम भागीदारी देने जा रहे हैं। इसमें 50% सीटें हमने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी है साहब। इस देश 50%, ये तो बीजेपी भी कह रही है। पर साहब आधी आबादी है ना, वो तो इस देश की आधी आबादी महिलाएं, तो उनको भी तो अधिकार मिलना चाहिए। हमने इस पार्टी में 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी, हम देंगे। देखो साहब मैं बताऊं आपको, पार्टियां को किसी ने ये तो नहीं कहा कि आप नहीं दे सकते जी भाई। आप संसद में बिल पास करो मत करो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी के पास तो अधिकार है, मैं किसको भी दूं। तो मैंने ही डिसाइड कर लिया कि मेरी पार्टी में 50% जो है वो महिलाओं को टिकट दी जाएगी पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो स्थानिक चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, इवन राज्यसभा। उसके साथ हम ये भी कर रहे हैं कि इसके साथ साथ जहाँ रिजर्व सीटें हैं, SC ST के जो रिजर्व सीटें, वह हम उनको भी प्राथमिकता देंगे। लेकिन हमने क्या कहा, प्राथमिकता जो दी जाएगी वो स्वर्ण समाज के जो उपेक्षित लोग हैं, जो स्वर्ण समाज उपेक्षित, जिसकी कोई बात नहीं करता है। आप देखो संसद भवन हो, चाहे विधानसभाएं हो, कहीं भी जाओ, पार्टियां सिर्फ SC ST OBC की बात करती है, उनके लाभ की बात करती है, उनके भविष्य की बात करती है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए तो कोई बात ही नहीं करता है। तो हमने सुनिश्चित किया, और ये यूजीसी को लेकर हमने खास ये रणनीति बनाई कि हम प्राथमिकता देंगे स्वर्णों को, और इस पार्टी में सनातनी और हिंदुओं को उम्मीदवारी दी जाएगी। ये हमने सुनिश्चित कर लिया है। और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी दी जाएगी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यूथ जो है, क्योंकि साहब यूथ जो क्रांति लाता है ना साहब, किसी का बाप नहीं ला सकता। और यूथ है जो वो बिल्कुल उसके पास विजन क्लियर होता है, लक्ष्य क्लियर होता है, और ऐसे यूथ जो है वो आपको मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यदि राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित करना है तो सब युवाओं को आपको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, युवाओं को आपको गृह मंत्री बनाना पड़ेगा, उनको आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं बनेंगे तो ये जो हमारे देश है ना,
ये देश उस जहां हमें इनको ले जाना है, जहां हमें इनको इस देश को हमें स्थापित करना है वर्ल्ड में, वो नहीं कर पाएंगे। आप समझिए, क्योंकि यूथ ने जो कार्य किया है वो हमेशा ऐतिहासिक रहा है। ठीक है, अब मेरा सवाल दूसरा ये है, बीजेपी इस बात को कह रही है कि हिंदुओं के लिए वो कार्य कर रही है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो क्या बीजेपी नहीं कर रही है आपके हिसाब से? अरे साहब, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के समस्त हिंदुओं को मूर्ख बनाया। हिंदुत्व के देख नाम लो, बहुत पे बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये खुला बोल रहा हूं मैं तो, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाया। धर्म के नाम पे सत्ता में हिंदू और मुस्लिम करके सत्ता में वो आए, पूरा भारत जानता है ना। ठीक है ना, वो अयोध्या मंदिर को लेके आए, गौ माता को लेके आए, हिंदू राष्ट्र को लेके आए वो लोग। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, अभी कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का, जो कि आरएसएस का एक प्रकोष्ठ है, जी है, भाजपा का एक प्रकोष्ठ है। उसका महासम्मेलन का आयोजन हुआ। मैं पूछता हूं, जो पार्टी हिंदुत्व 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 के नाम पे सत्ता में स्थापित हो चुकी है, आज वो मुस्लिम मंच की क्यों आवश्यकता उत्पन्न कर रही है? क्या जरूरत पड़ गई उसको? एक तरफ आप हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ा चुके हो, और दूसरी तरफ आपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना की, और पिछले कई सालों से आपने इसमें मुस्लिमों को जोड़ा है। और तो और मैंने एक शंकराचार्य जी का स्टेटमेंट सुना था, उसमें आरएसएस के एक पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी जो इस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमने 10 लाख हिंदू लड़कियां मुस्लिमों के घर में शादी करके भेज दी। सब ये किसने बोली ये बात? ये आरएसएस के, नाम मुझे याद नहीं है, आरएसएस के जो ये मुस्लिम मंच जो चलाते हैं, हाँ, अल्पसंख्यक आयोग बनाया हुआ, उसमें मुस्लिम वो बना रखा है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो संस्थापक है, जिन्होंने इसको लीड कर रहे हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं, जिनके अयोध्या में भी इशू हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, वो क्या नाम है, नाम मुझे उनका याद नहीं है, शंकराचार्य नहीं तो घर वापसी ला रहे हैं लड़कियों को, तो बीजेपी तो कह रही घर वापसी। अरे काय की घर वापसी? 10 लाख हिंदू लड़कियों का इन्होंने विवाह कर दिया मुस्लिमों के साथ, और वो ये कह रहा है कि बहुत बड़ा डाटा बता रहे हैं। सच्चाई है ये तो, मैं तो जो सुना है, जो मैंने वीडियो में देखा है, एक शंकराचार्य जी के द्वारा बोला गया ये शब्द है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। शंकराचार्य झूठ क्यों बोलेंगे? और ये स्टेटमेंट देने वाले उनके साथ जो चर्चा हुई, तो वही जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जो मुखिया है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उनको। उन्होंने 10 लाख कहा था, शंकराचार्य ने पूछा कि 10,000 के 10 लाख? बोला साहब 10 लाख लड़कियों का विवाह हमने मुस्लिमों में कर दिया, ताकि हम इन मुस्लिमों को कन्वर्ट कर दें। इनकी मानसिकता देखिए, जो लड़की, हिंदू लड़की शादी करके यदि मुस्लिम के घर चली गई, क्या वो वापस आएगी? नहीं आएगी। क्या उसके बच्चे वापस आएंगे? सही बात। ऐसी बेहुदा रणनीति के तहत ये लोग आज हमारे साथ ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। क्या के हिंदू मुस्लिम की आप बात कर रहे हो साहब? हिंदू मुस्लिम के नाम पे तो ये सत्ता में आ गए, लेकिन इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। और तो और छोड़ो साहब, मुस्लिम मंच इन्होंने बना लिया जी। अब इन्होंने देखा कि वोट कहां से ले, अब हिंदू मुस्लिम में तो इनकी पोल खुल गई कि ये मुस्लिम मंच बना के और हमें मूर्ख बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने SC ST और OBC उनके वोट साधने के लिए UGC के नाम का एक काला कानून स्वर्णों पे थोप दिया। आपने देखा होगा। हाँ, UGC पे चल रहा है। तो आप देखिए, जो समरसता थी हिंदुत्व की, सनातनियों की, इन्होंने उसको दो फाड़ हो गए कहीं ना कहीं, कर दिए इन्होंने। इनको ऐसा है कि हम लोग इस हिंदुत्व के नाम पर, इस विसंगति के नाम पर हम सत्ता में वापस स्थापित हो जाएंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको सींचने में हमारा योगदान नहीं था? आपको लगता है कि ये आपको वोट दे देंगे? हम देख लेते हैं। और आपने हमारी उपेक्षा की है, भाजपा की केंद्र सरकार ने हमारी उपेक्षा की है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साहब, आने वाले चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका उत्तराखंड हो, इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा ये हमारा क्षत्रिय और समण समाज। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो भाजपा है, ये सिर्फ सत्ता की लालची है। इनको सत्ता से मतलब है, इनको सत्ता के अलावा किसी से मतलब नहीं है। और इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया कि इसने हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आने के बाद में मुस्लिम मंच की स्थापना की। तो ये कुल मिला के साहब ये हमें मूर्ख बना रही है, और उसका विकल्प मैं आपसे फिर कह रहा हूँ,
पॉडकास्ट से कह के जा रहा हूँ, अखंड करनी पार्टी जो है वो जब तक अस्तित्व में है तब तक सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही टिकट देगी, युवाओं को टिकट देगी। और 50% जो महिलाएं हैं, चाहे वो यूथ है, चाहे थोड़ा सा उम्र के आसपास होगी, उन्हीं को ही टिकट देगी। मैं आपको क्या कहता हूं, बिल्कुल फूक दिया आपने। फूकना ही पड़ा। क्या करते हैं, क्या करते, समय की मांग थी भाई, करते क्या? क्योंकि इतनी घोर उपेक्षा इन पार्टियों के द्वारा लगातार पिछले कई सालों से हम स्वर्ण समाज की जा रही है। तो टिकट के बंटवारे में भी हमारी उपेक्षा हो रही है। तो हमें किसी क्षेत्र में ही आगे आने नहीं देने, तो हमें आगे आने के लिए कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ऐसे तो बहुत ठाकुर नेता भी हैं बीजेपी में, तो उनको क्या कहोगे फिर आप? ऐसा है साहब, यूजीसी को लेकर हमें ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इन सांसदों के होने 145 के आसपास सांसद आज भी स्वर्ण समाज के हैं जो इधर पार्लियामेंट में है साहब। उसके बाद भी किसी ने यूजीसी को लेकर आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। तो ऐसे जो हमारे सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो आज यूजीसी जैसे काले कानून के विरोध में हमारे साथ नहीं है, तो उनको भी उखाड़ फेंकेंगे साहब। मैं कह तो रहा हूं सीधा, जो भी इस परिस्थिति में, इस व्यवस्था में यूजीसी को रोल बैक करने के हमारे इस मूवमेंट में नहीं है, उनको सब आने वाले समय में उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। और आप भी जानते हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, ये जो नेता हैं, ये सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं, वोट की भाषा। आप जानते हो जी, बिल्कुल। एक वोट की भाषा समझते, बाकी भाषा ही समझते नहीं है। और हम इनको भाषा समझा चुके हैं। जब गुजरात में एक सांसद के टिकट रद्द करने की घटना हुई, उस घटना में जब इन्होंने इस पगड़ी का अपमान किया, पगड़ी को हवा में उछाला, और उसके बाद इन लोगों की जो दुर्दशा हुई वो पूरे देश ने देखी। आप देखिए, देखा था मैंने, देखा था। तो वो जो दुर्दशा इनकी हुई वो पूरे देश ने देखा। तो साहब, अब हम जितने भी क्षत्रिय हैं, पहले तो क्षत्रिय सिर्फ देखिए, वो घटना में सिर्फ क्षत्रिय इनके विरोध में था और इनकी हालत खस्ता हो गई, हुई ना साहब? बिल्कुल हो गई। और अब तो स्वर्ण विरोध में आके खड़ा हो गया साहब। सोचिए, सिर्फ क्षत्रिय जब था तो इनकी ये हालत थी, अब स्वर्ण है। तो पूरा का पूरा स्वर्ण समाज इस यूजीसी की घटना को लेकर भाजपा का विरोध कर रहा है, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतरा है। तो अब सोचिए भाजपा की दशा आगे क्या होने वाली है। तो क्या महसूस कर रहे हैं? क्षत्रिय करनी सेना जो आपने बनाई है, मतलब क्या महसूस हुआ था कि आपने ये बनानी पड़ी? बस थोड़ा सा ये बता दीजिए। मैंने कहा आपसे कि सिद्धांतों से समझौता राज शेखावत ने कभी नहीं किया। मेरे सिद्धांत सिर्फ इतने ही थे कि मैं इस देश के जो मेरे क्षत्रिय हैं, उन क्षत्रियों को मैं संगठित करूं और प्रत्येक क्षेत्र में इन क्षत्रियों को मैं आगे बढ़ाऊं। उसमें राजनीतिक क्षेत्र भी हो गया, व्यापारिक क्षेत्र भी हो गया, रोजगार का भी क्षेत्र हो गया। मेरा लक्ष्य एक ही था। ठीक है। उस लक्ष्य के लिए जब मुझे लगा कि मुझे सिद्धांतों से समझौता करना पड़ रहा है, इस श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जहाँ पे मैं जुड़ा था, मैंने कई सालों तक वहाँ पे काम किया और मैं बिल्कुल एक ताकत के साथ उनके साथ लगा रहा। तो जब मुझे लगा कि सिद्धांतों से समझौता करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर मुझे अपना क्षत्रिय करणी सेना की स्थापना करनी पड़ी। और आपने देखा कि वो दिन आज का दिन है। मैं आज भी नहीं रुका और मैं मेरा 100% इस क्षत्रिय करणी सेना के माध्यम से मेरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए दे रहा हूं। मेरा एकमात्र लक्ष्य, जो मेरा मुख्य लक्ष्य, मैं आपको बता दूं साहब, मुख्य लक्ष्य है कि हमारा जो क्षत्रिय समाज है वो अपने छात्र धर्म का निर्वहन करे। और छात्र धर्म का निर्वहन करने के लिए देश की सत्ता में उसकी भागीदारी होनी अति आवश्यक है। तो हमने क्या प्लानिंग किया कि जो क्षत्रिय है उनको ज्यादा से ज्यादा सत्ता में हम स्थापित करें। साथ ही साथ अब स्वर्ण समाज भी आ गया है। ठीक है, हमने भी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन लाया कि जो स्वर्ण समाज के जो उपेक्षित लोग हैं, ठीक है, उनको प्राथमिकता देते हुए हम सत्ता में स्थापित करें। सत्ता में भागीदारी मेरा मुख्य लक्ष्य है, ताकि राष्ट्र का जो हमारा धर्म है, जो हमारा छात्र धर्म है, उसका निर्वहन कम ईमानदारी से कर। कोई व्यक्तिगत मतभेद थे या विचारधारा में कोई ऐसा अंतर था? क्या वजह था? मैंने आपसे कहा ना, सिद्धांत मैंने आपको बता दिए। उन सिद्धांतों में कहीं न कहीं कोई ऐसी त्रुटि नजर आई मुझे, जिसके लिए मैंने उनसे चर्चा भी की, लेकिन उस चर्चा का कोई हल नहीं निकला। तो फिर मुझे वहां से यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन कभी उनसे मेरा कोई घर्षण नहीं रहा। हमारे उनके संबंध मधुर रहे अंत तक। और मेरे गुरु थे, मैं आज भी कहता हूँ मेरे गुरु थे। और आज भी जो मेरा लेटर हेड है, वहाँ पे उन दो जो महान जो पुरुष थे जो हमारे क्षत्रिय समाज से थे, एक तो हमारे ठाकुर साहब लोकेंद्र कालवी जी है,
और एक हमारे सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी हैं, आज भी उस मेरे लेटर हेड पे उनकी तस्वीरें हैं। तो मैं उनका सम्मान करता हूँ और सदैव करता रहूँगा, और पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय आज भी उनका सम्मान करता है, और जो भी निर्णय लेने पड़े वो समय की मांग थी। अच्छा, गोगा सिंह मेडी जी की जब हत्या हुई है तो क्या लगता है उन्हें पूरा न्याय मिला या नहीं मिला, क्या लगता है इस केस से? कुछ नहीं मिला, मैं क्या बताऊं आपको। सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की जब हत्या हुई उसी दिन मैं लाइव आया था, ठीक है। और लाइव आके मैंने लॉरेंस और उसके सभी शूटर्स को मैंने खुल के, स्वाभिमान की लड़ाई थी, मैंने खुल के मेरा आक्रोश व्यक्त किया, ठीक है। और उसके बाद मूवमेंट भी चलाया गया, लेकिन फिर वो मूवमेंट किसी कारणवश जो वहाँ की समिति बनी थी उनके द्वारा सरकार से कुछ मांगे, शायद उनकी मान ली होगी सरकार ने, उसके बेस पर उन्होंने मूवमेंट तो बैक ले लिया, ठीक है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि एनआईए के पास जांच होने के बावजूद भी, एनआईए देश की सर्वश्रेष्ठ जांच एजेंसी है साहब, है ना, उसके पास जांच होने के बावजूद भी आज 3-3 साल होने जा रहे हैं। हाँ, कुछ भी हुआ ही नहीं है, लगता ही नहीं कुछ हुआ है। मैं वही कर रहा हूं, आज कोई मैसेज नहीं है। 2 साल पूरे हो गए, तीसरा साल अभी खत्म होने वाला है। मैं पूछता हूँ, आज तक उनके जो हत्यारे थे और जो इस साजिश में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इन्वॉल्व थे वो कहाँ है? कुछ विदेश में बैठे हैं और कुछ जेल में भी हैं, तो भी आराम से मजे ले रहे हैं साहब। तो न फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनका केस चला, न आज तक उनको सजाएं हुई, तो मैं तो संतुष्ट नहीं हूं साहब, सीधी सीधी बात करूं। इनके एनकाउंटर होने चाहिए थे, जो भी हत्यारे थे जिन्होंने हत्या की थी उनके एनकाउंटर होने चाहिए थे, आज तक उनके एनकाउंटर भी नहीं हुए। और जो हत्या के मास्टरमाइंड थे वो तो आज भी देश विदेश में बैठे, उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई प्रक्रिया ही नहीं चल रही है। और जब मैंने 2 बार कोशिश की कि मैं सरकार पे दबाव बनाऊं, तो उस वक्त उस कोशिश को रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा प्रेशर बनाया गया, सरकार के द्वारा ऐसे लोग सामने खड़े कर दिए गए कि जिन लोगों ने ये कहा कि भाई इसमें लॉरेंस का तो कोई रोल ही नहीं है, जबकि एफआईआर में लॉरेंस का नाम है, ठीक है। एफआईआर जब दर्ज उसमें नाम है लॉरेंस का नाम है, उसका अपना इसका संपत नेहरा का नाम है। आप कैसे बोल सकते हैं लॉरेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बिल्कुल इन्वॉल्व है लॉरेंस। तो ये जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों के चलते हमें निर्णय लेने पड़े, और आज आपके सामने है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से। अच्छा, अब जो आप बात कर रहे हो समाज की और राजनीति की, क्या है असली समाज के हमारे मुद्दे हैं क्या जो आपके हिसाब से समाज का असली मुद्दा है क्या? क्षत्रिय समाज का एजुकेशन है? देखो मैं आपको बता दूं, ये क्या है? मात्र क्षत्रिय समाज की हम बात नहीं करेंगे, इस देश के प्रत्येक, अच्छा, पूरे समाज के मुद्दे बताओ आप अपने हिसाब से। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी सुविधाएं हैं, एक उसके अधिकार हैं, वो मिलना अति आवश्यक है। सबसे बड़ा मैं कहूँ, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, चाहिए, पक्का सरकार की जिम्मेवारी है, पक्का ठीक है। अब सरकार जो है कहीं न कहीं ये सुविधा देने में असफल रही है, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? एक आम जनता भुगत रही है। मैं एक क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय का छात्र धर्म होता है सबके लिए न्याय की बात करना, सबकी सुरक्षा करना, और वो सुरक्षा करने के लिए हमें भी तो कुछ सत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए सर? आप समझ रहे हो? ठीक है। तो संगठन जो है, वो संगठन है, वो केडर बेस काम करता है, जैसे आरएसएस बीजेपी के लिए करती है, ठीक है ना? तो हमने ये किया कि भाई जो हमारी क्षत्रिय करणी सेना जो है वो केडर बेस काम करेगी, वो केडर तैयार करेगी, घर घर जाके वोट तैयार करेगी, क्षत्रियों को तो संगठित करेगी, लेकिन सनातनियों को राष्ट्र हित के लिए जागृत करेगी, और उनके माध्यम से हम आने वाले समय में अखंड करणी पार्टी के बैनर तले सत्ता में आएंगे, और इनकी जो मूलभूत सुविधाएं वो उनको हम प्रदान करेंगे। ठीक है। तो ये एक छात्र धर्म का हमारा दायित्व है, उस दायित्व को निभाने के लिए हमें सत्ता की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी का विकल्प खड़ा किया, और हमें इसलिए विकल्प खड़ा करना पड़ा क्योंकि यूजीसी वाला जो काला कानून आया
उसको देख के हमें लगा कि अब साला हमारे पास विकल्प नहीं है, ये सरकार जो है सिर्फ SC ST OBC की बात करिए। क्योंकि मुझे एक चीज बताइए साहब, UGC में इन्होंने OBC को भी प्रताड़ित किया जाता है उस श्रेणी में लाके खड़ा कर दिया। मुझे एक चीज बताइए साहब, OBC में जाट भी आता है, गुज्जर भी आता है, और हमारा क्षत्रिय भी कई सारे प्रदेशों में OBC में आता है। मुझे बताओ, क्या गुज्जर जाट क्षत्रियों को प्रताड़ित कोई कर सकता है क्या? मैं तो इस पे दूसरी बात कहता हूँ। नहीं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं, हो सकता है प्रताड़ित हो सकते हैं। देखो, मैं दूसरी बात बताऊं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कितनी बड़ी एक राजनीतिक षड्यंत्रकारी नीति इसमें देखने मिली कि इन्होंने देखा समाज को कि भाई, बंटवारा हो गया, इसमें बंटवारा कर दिया। उन्होंने क्या किया, कर दिया। SC ST OBC के वोट साधने के लिए UGC का जो गैजेट पास किया उसमें इन्होंने साफ साफ उसमें इन्होंने लिख दिया कि ये स्वर्ण समाज का बच्चा जन्म से ही अपराधी है ना। आप देखिए, सामान्य वर्ग का उसमें कहीं जिक्र नहीं किया कि आपने गजट पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मुझे पता है, मैंने गजट पढ़ा है। उसमें यदि एक आरोपी, ठीक है, उस पर आरोप लगते हैं, यानी एक फरियादी आरोप लगाता है आरोपी पे, तुरंत कार्रवाई आरोपी पे हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ उस फरियादी की पहचान गुप्त रखी जाएगी, ऐसा उसमें प्रावधान है। दूसरी बात, आरोपी यदि निर्दोष छूट भी गया तो जिसने फरियाद की उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, है ही नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं। तीसरी बात कि जो इन्होंने इक्विटी स्कोर बनाया है, जो जासूसी करेगा, जो बच्चों के ग्रुप में जाके जासूसी करेगा, और जो जांच समिति बनाई है, वो लोग जो एक जो उनका जो वो समिति बनी है उसमें भी सामान्य वर्ग का कहीं जिक्र नहीं किया। और तो और, यदि संस्था का संस्थापक यदि इनके द्वारा जो रिकमेंडेशन की गई उनको नहीं मानता है तो उसकी जो ये रजिस्ट्रेशन वो रद्द कर दिया जाएगा। नहीं, कुल मिला के इन लोगों ने क्या किया, अपने हिसाब से गोट चल दी है सारी चीजें, ये अपने हिसाब से चौसर का गेम खेल रहे हैं। और दूसरा क्या किया, इन्होंने वोट की राजनीति करते हुए इन लोगों ने इसमें OBC को भी इन्वॉल्व कर दिया कि भाई कम से कम SC ST OBC के जो इतने जो भी वोट है हमें गिर जाएंगे। लेकिन साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप जननायक हैं, पूरे देश की जनता ने आपको सत्ता में स्थापित किया है, तो आपको सभी के बारे में समानता से सोचना चाहिए। और इनकी ये भूल है, ये सब विसंगतियां देख के, ये सब परेशानियां देख के हमने निश्चित किया कि हमें अब सत्ता में आना पड़ेगा और हम इस देश की प्रत्येक नागरिक की जो मूलभूत सुविधा है उन्हें हम पूर्ण करेंगे। मैं ये मानता हूँ, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आरक्षण पे तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए आरक्षण? आर्थिक आधार होना चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, यही सच्चाई है साहब, यही सच्चाई भाई आप है। देखिए, आप एक तरफ तो समाज की बात कर रहे हैं कि जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप आरक्षण देके जाति धर्म फैला रहे हैं। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, आप क्या मानते हैं? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और आरक्षण को लेकर मैं ही नहीं, पूरा भारत देश जो है आज चिंतित है। क्योंकि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, और उस देश को छोड़कर यहाँ से पलायन नहीं, समाज का हिस्सा है। दूसरी भाई, हमारे साथ जो रह रहा है हमारे समाज का वो हिस्सा है। मैं वहीं आ रहा हूँ। देखो, SC ST OBC और सामान्य वर्ग, ये जो सभी है इस देश के नागरिक हैं। कहीं ना कहीं इस आरक्षण की वजह से, इस एट्रोसिटी की वजह से, और सरकार की इस उदासीन नीति की वजह से हमारी जो समरसता है वो खत्म हो रही है। क्योंकि हम जब आरक्षण का विरोध करते हैं, हम ये कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और आर्थिक आधार पे हो भी गया, EWS हुआ है, आपको मिला भी है। लेकिन साहब, उस EWS में इतनी सारी विसंगतियां हैं, केंद्र स्तर पे विसंगतियां हैं कि उसका लाभ उस स्तर पे मिल ही नहीं पा रहा। हम ये कह रहे हैं कि भाई आपने यदि EWS हमें दिया है तो OBC के तर्ज पे दे दो, भाई जो सुविधाएं OBC को आप दे रहे हो वो सारी सुविधाएं हमें दे दो। और रहा SC ST, तो हमने ये कहा कि SC ST को जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है, ठीक है, वो आरक्षण का लाभ पिछले 70 सालों से मिल रहा है, उसमें क्रीमी का प्रावधान कर दिया जाए, ताकि भाई जिस परिवार को लाभ मिल चुका है अब उसको नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर निर्णय लिया, लेकिन क्या हुआ, केंद्र सरकार ने उस पर रोक लगा दी। ये हुई ना, रोक लगी। एट्रोसिटी में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच और गिरफ्तारी करो, उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी। यानी कुल मिला के ये लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं, और
ईडब्ल्यूएस जो है उसका सरलीकरण भी नहीं कर रहे, और जो देश में सही मायनों में हम चाहें तो आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान हो वो भी नहीं। अच्छा ठीक है, आप यदि नहीं कर रहे हो चलो कोई आपत्ति नहीं, आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो एक काम करो, हमें भी आरक्षण दे दो फिर आप। भाई जो बाकी बचा 50% है ना, जो आपने 50% आपने इनको दे दिया, चलो बाकी बचा 50% आप हमें आरक्षण दे दो भाई। हम जब आप, वो भी तो नागरिक, हम भी तो नागरिक है, चलो हमें उससे आपत्ति नहीं, आप हमारा अधिकार मत छीनो, हमें हमारा अधिकार तो दो। आपने देखा उड़ीसा की भी घटना, उड़ीसा में इन लोगों ने शिक्षा क्षेत्र में आरक्षण डबल कर दिया। अच्छा, आपको पता है SC ST और OBC को इन्होंने जो आरक्षण की सीमा थी वो डबल कर दी और 50% पूरा उनको दे दिया। तो ये तो गलत बात है ना, अधिकार तो हमें ये समाज को मुझे लगता है तोड़ने वाली स्थितियां हैं। आरक्षण मतलब समाज तोड़ना। अरे टूट गया, हिंदुत्व टूट गया, हिंदुओं की समरसता टूट गई, क्योंकि जो युवा है, जिस युवा का भविष्य अंधकार में हो रहा है, वो तो फिर कई जगह तो हमने खुद भी देखा है, किसी के 85% नंबर हैं, एक के मात्र 55% है, वो बच्चा अपना धक्के खा रहा है 85 वाला, 55 वाले को आप वहाँ बना रहे हो। मतलब घोड़े और गधे में कोई अंतर नहीं कर पा रही सरकार भी। या मुझे लगता है इसमें सब जातियाँ शामिल है। मैं किसी पंडित, ठाकुर, बनिया, किसी बिरादरी को नहीं कह रहा हूँ, सब उसमें शामिल है, क्योंकि सभी पार्टियों में जो जाति के लोग हैं उसमें, वे बात ही नहीं करते साहब। ये तो दुर्भाग्य है इस देश भाई का। आप विधानसभा में बात नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात नहीं कर रहे हैं। आप सुनिए साहब, जब ये एट्रोसिटी वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, उस वक्त SC ST के जो भी सांसद थे वो सब प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए थे, है ना, पहुंच गए थे। और जब हमारा पर एट्रोसिटी और मजबूत की गई, भाई ये जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश रोका गया और फिर 22 से जगह 47 धारा यहाँ पे थोप दी गई, तब एक भी सांसद प्रधानमंत्री के पास गया? ये लोग जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, इनको वोट की राजनीति करनी है साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पार्टी में चला गया, वो चाहे किसी भी जाति का है, वो पार्टी का बात ही नहीं करना चाहता, गुलाम बन गया ना पार्टी, वो तो पार्टी का गुलाम बन गया ना, वो पार्टी के नीति नियमों पे चलेगा, वो चाहता है अपनी कुर्सी बचा के रखो, बचाना चाहता है। आप समझ, वो बात ही नहीं कर रहा, बात ही दुख, इसी की दुख की बात ये, भाई हमारे कोटे से आप टिकट प्राप्त कर रहे हो, भाई क्षत्रिय कोटे से या सोलन कोटे से आप टिकट प्राप्त कर रहे हो, हमारे वोटों से आप जीत रहे हो, और जब हमें जरूरत है, सरकार भी इसलिए दे रही है आपको टिकट कि आप क्षत्रिय, ठाकुर, बनिया हो। उसके बावजूद भी आप जब जरूरत पड़ती है तब आप ऐसे बिल को रोकने में हमारी सहायता नहीं करते। हमें आपका क्या करना, हमें पूजा करनी है आपकी। तो आप जैसे हमें जो हमारे कोटे से जा रहे हैं वैसे हमें नेता मंत्री नहीं चाहिए, और आने वाले समय में इन सबको जवाब दिया जाएगा। और मैंने फिर से कहा, क्यों आवश्यकता पड़ी मुझे अखंड करनी पार्टी की, तो उसका कारण भी यही है कि जिस तरह से हमारी उपेक्षा की जा रही है, SC ST OBC को तो सब मिल रहा है, लेकिन हमारे अधिकार हमें नहीं मिले। वो अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, वो प्लेटफॉर्म का हमने निर्माण कर दिया, देश की जनता के सामने रख दिया। ठीक है, अच्छा, सबसे मेन मुद्दा आता है समाज में जो आप बात कर रहे हैं, जनसंख्या एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और एजुकेशन, दो मुद्दे जो मुझे लगता है आप किस तरह से लड़ाई लड़ पाएगा, जो आप समाज की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि सबसे मेन चीज़ है, तलवार की लड़ाई फ़िलहाल ख़त्म हो गई है, कलम की या फिर वोट की ताकत की लड़ाई रह गई है। तो आप कैसे लड़ेंगे जब आप, या जो पढ़ा लिखा तबका है, समाज है, एक या दो बच्चे पे वो आ गया है, और जबकि जो दूसरा तबका है, मुस्लिम समाज है, वो आज भी 4 या 5 गिने चुने एक आधा एग्जाम्पल होगा, 1 या 2 बच्चे। तो कैसे लड़ पाएंगे आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या जनसंख्या पे बात नहीं होनी चाहिए, और एजुकेशन सबसे मुख्य मुद्दा नहीं होना चाहिए? आपके उसमें है कुछ पाइपलाइन में ये ऐसी चीज़ें? बिल्कुल, आपने बहुत गंभीर विषय पे चर्चा छेड़ी है, बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि ये लड़ाई तो मुझे लगता है, एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए लगातार हम हमारी मांगे रख रहे हैं, लेकिन जब ये केंद्र की भाजपा सरकार बहुमत में थी केंद्र में, तब भी उन्होंने उस बिल को संसद भवन में नहीं लाया। ठीक है, वो दुर्भाग्य है हमारा। और जहां तक मेरा मानना है, जनसंख्या नियंत्रण कानून यदि नहीं आता है तो वो समय दूर नहीं है जब ये जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं अपने आप को, वो भी आपके बराबर आके खड़े जाए। क्योंकि जो सनातनी हिंदू है वो जनसंख्या नियंत्रण कर चुका है। हाँ,
भाई है? अब तो मैक्सिमम आप देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे सभ्य है या बड़े परिवार के लोग हैं जो पढ़ लिख लिए, मैक्सिमम 2 बच्चे, और नहीं तो वो भी एक साहब, बच्चे मैं पा इसलिए तो कह रहा हूँ मैं आपको, ये क्या गंभीर अब मुद्दा जब नहीं तक है? बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है, मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूंगा, मेरे जो युवा हैं उनसे व्यक्तिगत कहना चाहूंगा कि यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता इस देश पे, सबके लिए एक समान कानून नहीं आता इस देश पे, तब तक आप जनसंख्या नियंत्रण को आप बंद करो। जो मेरा सनातनी हिंदू है वो भी दो की जगह 4, 5, 6 बच्चे पैदा करना शुरू करो। और मैं तो इनसे ये भी कहता हूँ कि एक बच्चा आपका इस देश की रक्षा के लिए, इन सीमाओं की रक्षा के लिए आप अवश्य आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस फोर्सेस में अवश्य भेजे। वो आवश्यक है क्योंकि देश की रक्षा भी जरूरी है। तो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यदि जनसंख्या नियंत्रित यदि हमने बंद नहीं की करना, तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत ही नुकसानकारक है। नहीं, आप तो कैलकुलेशन कर लीजिए, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ मात्र 4 करोड़ थे, आज इनकी आबादी कहाँ है? और जो हिंदू सनातनी जो अपनी बात करते हैं उनकी आबादी कहाँ थी? आज वो धीरे धीरे, सरकार भी इतने दबाव में है, बीजेपी सरकार जो मुझे लगता है दबाव में है, क्योंकि उसे अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिमों को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देनी पड़ी। वजह जनसंख्या। तो इस पे कभी आपने कुछ सोचा? 2 मुद्दे बताए मैंने आपको, सिद्धांत एजुकेशन और जनसंख्या। देखो साहब, क्या ये आपकी पाइपलाइन में है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल पाइपलाइन में नहीं, हमारे ये सिद्धांतों में है। जनसंख्या नियंत्रण कानून अवश्य हमें मौका मिला तो हम लेके आएंगे, देश के हित में लाएंगे, और सबके लिए एक कानून होगा साहब। यहाँ पे ये 2-2, 3-3 कानून नहीं चलेंगे, एक कानून होगा। और एजुकेशन कंपलसरी होगा, उसके लिए सुविधाएं हम करेंगे साहब। हम सरकारी स्कूलों में सुविधाएं इतनी मजबूत कर देंगे, प्राइवेट स्कूलों की हमें जरूरत नहीं है साहब। हमारे पास साधन संसाधनों की कमी नहीं है, हमारे पास फंड की भी कमी नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति वहां बैठा है, जो शिक्षा मंत्री बैठा है, वो कहीं ना कहीं उदासीन है। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन युवा, एक यूथ, पढ़ा लिखा युवा उस जगह शिक्षा के स्थान पे जाके बैठेगा, तो इस देश के युवाओं को, बच्चों को एजुकेशन के मामले में बिल्कुल ऊपर तक ले जाने की ताकत रखेगा। तो ये शिक्षा, चिकित्सा, आपका बिजली, पानी, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं देनी होगी। हमारा फर्ज, हम राजा है भाई। यदि मैं सरकार बनाता हूं, मैं सरकार में आता हूं, तो मैं राजा हूं। और राजा के होते हुए क्या आम जनता रोड रस्तों पे आंदोलन करेगी? क्यों करेगी भाई? जो भी तकलीफ है, परेशानी है, वो हमसे बताएगी, हम उनका हल निकालेंगे। क्या जरूरत है? हम बिल्कुल एक ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि लोगों की जो शिकायतें हैं उनका हल निकलेगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको सत्ता चाहिए। और हमारे मैनिफेस्टो में आपको हम जब मैनिफेस्टो देंगे या हम प्रतिज्ञा पत्र देंगे साहब, उसमें नोटराइज करके देंगे कि हम आपको क्या क्या देने जा रहे हैं साहब। बहुत ही रणनीति के तहत हम लोग एक आगे एजुकेशन पे करेंगे काम। 1 लाख करना ही पड़ेगा साहब, 1,00,000%। क्योंकि कोई भी, किसी भी देश का यदि फ्यूचर आपको सुरक्षित करना है, तो उस देश की शिक्षा और उस देश की सुरक्षा पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन एक समाज का सबसे गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जो मुझे लगता है, या जो जितना मैं पढ़ता हूँ या जितना समझता हूँ, समाज में 2 लोगों के सामने समस्या है, मेन एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी। क्राइम का सबसे बड़ा पैमाना भी वही है। आदमी क्राइम क्यों करता है? अपने बच्चों को पढ़ाना है। पैसा किस लिए गलत जोड़ता है? वो अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कल को हॉस्पिटल की ज़रूरत हुई, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। मेरा इसमें ये मानना है। ऐसा है चौहान साहब, मैं आपको फिर कहता हूँ, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनका अधिकार है, देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। बिजली, पानी, चिकित्सा और शिक्षा, रोजगार, ये क्या है? बेसिक इनकी आवश्यकता है। और पूर्ण कौन करेगा? सरकार की जिम्मेवारी है साहब। जब रियासतें थी तब राजा की ये जिम्मेवारियां थी, राजा इन व्यवस्थाओं को पूर्ण करता था। लोकतंत्र में ये राजा ही तो है, तो ये जो राजा है उनकी जिम्मेवारी तो बनती है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन हम आएंगे सत्ता में, आपको ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम लोग बिल्कुल खत्म कर देंगे। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जो इनकी मूलभूत आवश्यकता है हम पूर्ण करेंगे और निःशुल्क देंगे।
निःशुल्क देंगे साहब, और ये इनका अधिकार है साहब। ठीक है। क्या दूसरी बात ये, अब बात कर रहे हैं खाली क्षत्रियों की, क्या लगता है कि खाली क्षत्रियों को बीजेपी इस वक्त अपना केवल वोट बैंक समझ रही है? साहब, इस पे क्या मानना है आपका? अब समझ नहीं रही है साहब, इस्तेमाल हो रहा है या फिर बीजेपी के लिए वोट बैंक इस्तेमाल हो रहा है? उनको ये पता है कि जो क्षत्रिय है, जो स्वर्ण समाज है, वो उसका वोट बैंक है। ठीक है। और वोट बैंक था ही ना साहब, क्यों नहीं था? आज इनको सीज के हम ही तो सत्ता में लाए। अब इनको ये भ्रम हो गया है कि हम इनके साथ कुछ भी करेंगे ठीक है, तो हमें वोट देंगे। इनको भ्रम हो गया, हम उनका भ्रम अब खत्म करेंगे। तोड़ दोगे? बिल्कुल तोड़ देंगे। तोड़ तो दिया, देखा नहीं क्या लोकसभा में 400 कर रहे थे, 240 पे लाके टिका दिया, 241 पे लाके टिका दिया ना। ठीक है। भ्रम तोड़ा, क्षत्रियों ने तोड़ दिया। अब तो स्वर्ण तोड़ने जा रहे हैं भाई। यूजीसी को लेके तो स्वर्ण जो 40 से 45% की संख्या में इस भारतवर्ष में है, जिनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, वो तो तोड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिला के जो इनकी मानसिकता है, उस मानसिकता पर प्रहार करना अति आवश्यक है। और स्वर्णों को इन्होंने जो हल्के में लिया है, उसका इनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। भगत। अच्छा ये बताओ, करणी सेना इतनी आक्रामक रहती क्यों है? क्या है ये? देखिए, माँ करणी की ये सेना है, और माँ करणी यानी जो इस कलयुग में आज भी अपना पर्चा कई बार दे चुकी है। और मैं आपको कहूँ तो मेरे साथ यदि कोई है तो मेरी माँ करणी है, मैं झूठ नहीं कहूँगा। मैंने बहुत बड़े बड़े मूवमेंट कर लिए, बड़े बड़े आंदोलन कर लिए साहब। और सरकार से हम बिल्कुल ऐसे भिड़े ना साहब, आप सोच नहीं सकते। सरकार, प्रशासन, नहीं, कई बार देखा है आपका भिड़ते हुए, हमने देखा है। सोच नहीं सकते, हम ऐसे भिड़े हैं सरकार और प्रशासन से, आप बिलीव नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की घटना बताऊं मैं आपको, रायपुर छत्तीसगढ़, जहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार वहां की भाजपा सरकार, वहां के पुलिस प्रशासन द्वारा, और बड़े एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके किया गया। उन परिस्थितियों में सरकार उनकी, सत्ता उनकी, प्रशासन उनका, आईटी उनकी, उसके बावजूद भी मां करणी ने साक्षात उस परिवार को न्याय दिया सब। लेकिन आक्रामकता थी करणी सेना की साहब, वो मां की आक्रामकता, मां की शक्ति हमारे पास। और हम तो देवीय शक्तियों को साथ में लेके भूतकाल से चले आए। हमारे जो पूर्वज थे वो देवियों को पूछते थे, हम तो देवी भक्त है। अब देखिए, तो मां करणी की ये सेना है, और मां करणी की सेना आक्रामक होगी ही, क्योंकि न्याय लेना है तो साहब आपको आक्रामकता दिखानी पड़ेगी। क्योंकि साहब डिफेंस करने से सुरक्षा करने नहीं मिलती है। आप जब तक आक्रमण नहीं करोगे, अगले आदमियों पर आप भारी नहीं पड़ोगे, तब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी। आप समझिए, यूजीसी को लेके हम लोगों ने आक्रामकता दिखाई, भाई दिखाई ना। हाँ, सरकार पे कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है। यदि करणी सेना, और साहब को बताऊं, करणी सेना का सबसे बड़ा योगदान रहा। सरकार आज बैकफुट पे जाती है तो सबसे बड़ा योगदान करणी सेना का रहता है, क्योंकि उनको पता है ये संसद भवन में घुस जाएंगे, ये प्रधानमंत्री के घर में भी घुसने की ताकत रखते हैं, ये बीजेपी कार्यालय में भी घुसने की ताकत रखते हैं। उनको पता है कि ये क्षत्रियों का झुंड है। घुस जाओगे? क्यों नहीं घुसेंगे साहब? पक्का? अरे घुसना ही पड़ेगा। यदि बच्चों के भविष्य पे आ जाता है और हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे भाई? यूजीसी का कानून लागू कहाँ हुआ? तख्ता पलट हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? होगा, आप देखते जाइए ना क्या क्या होगा। यूजीसी रोल बैक नहीं करे, देख यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ, भाजपा ने यूजीसी रोल बैक नहीं किया तो साहब सत्ता में भाजपा नहीं मिलेगी, आपको मैं वादा करता हूँ। जब मैं क्षत्रियों के विरोध से इनको 240 में समेट दिया हमने, स्वर्ण विरोध कर दिया तो 100 भी नहीं लेंगे सीटें साहब। समझिए, सत्ता से इनको मुखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है साहब। उनका भविष्य असुरक्षित इन्होंने किया है, जानबूझकर किया है, तो इनको जवाब देने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। फिर आपके तो आक्रामक होते, आक्रामक नहीं हो तो क्या करें साहब? देखिए, सब सिंपल लॉजिक है, एक दिन मरना है, मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु लाने वाला भी परमात्मा, इस दुनिया में लेके आने वाला भी परमात्मा, ठीक है। तो हम लोग यदि ऐसे सत्काम में मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं तो साहब हम तो अमर हो गए।
इससे बड़ी कोई कोई मौत हो सकती है क्या? तो हम तो उस लेवल तक जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए तो हमने कमान हाथ में ले रखी है कि यूजीसी को किसी भी कीमत में रोल बैक करवा के रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और बहुत जल्द पूरे भारत वर्ष से पूरी करणी सेना को लेकर मैं दिल्ली भी घेरूंगा, बहुत जल्द करूंगा। यदि यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट से हमें आशा है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ साहब, कानून लाने वाले तो भाजपा की केंद्र सरकार है। हाँ, सरकार का काम क्या तो है? बैक वो करे ना तो साहब। चुनाव सरकार इसलिए लड़ती है कि हम करेंगे, कोर्ट थोड़ी लड़ती है तो चुनाव। मैं वही कह रहा हूँ, कोर्ट में तो हम गए तो हमें सही न्याय बात। मिला, हम नहीं जाते तो। पर सरकार ने ये काला कानून हम पर थोपा तो उसको वापस लेने में आपत्ति क्या? एक भी स्टेटमेंट अभी तक सरकार का इसको लेकर नहीं आया। चुप है क्यों भाई, सरकार। क्यों नहीं आया? जब स्टे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब आपके जो 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 न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसने स्टेटमेंट दिया है, तो कहीं न कहीं त्रुटि है। पर ये त्रुटि क्यों हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस त्रुटि में कौन कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि ये सोची समझी साजिश के तहत हम पर थोपा गया है। तो जिन्होंने थोपा है उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई कह रहे हैं या इलाज कह रहे हैं उनका? अरे साहब, कार्रवाई ये वो कार्रवाई करे, बाकी हम तो हमारे को जो करना हम करेंगे भाई। हमें सिंपल पता है, यूजीसी जो है, करणी सेना के जो शब्द हैं वो कायदे में इलाज है, इलाज करेंगे साहब हम तो। कार्रवाई करेगी सरकार। देखो साहब, सिंपल लॉजिक, ये बात है सही। 1,00,000% और क्या करेंगे साहब? भाई बिना प्रीत ना हो तो गोपाला भाई, जब तक भय नहीं होगा सामने वाले में तब तक प्रीत नहीं होगी। और भय देकर ही हम तो छात्र धर्म के लिए भयभीत कर रहे हैं उसको। हम उसको इसलिए भयभीत कर रहे हैं कि आपने गलत किया, आपने एक ऐसा काला कानून हमारे बच्चों के भविष्य में थोप दिया, जिस काला कानून से हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो रहा था। तो जिन्होंने थोपा उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार करेगी तो हम तो करेंगे साहब। जिस दिन मैंने फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये रोल बैक हो जाएगा। लेकिन यदि 19-20 भी हुआ तो मैं वादा करता हूं सर आपसे कि पूरे भारत वर्ष का जो स्वर्ण समाज है उसको लेकर मैं संसद भवन में लाखों की संख्या के साथ पहुंच जाऊंगा। ठीक है। दूसरा एक बात और बताओ, जैसे लोग मानते हैं, या हम भी जैसे समाज में रहते हैं, पत्रकार का तो आप समझते हैं सब्जेक्ट, लोग आक्रामक मानते हैं करणी सेना को कि आक्रामक है। क्या ये अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, या कोई फर्क नहीं पड़ता है तो है? देखो, ऐसा मानते हैं कुछ? देखो मैं बताता हूँ, आपने गीता में पढ़ा होगा, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। ये पूरा श्लोक है इस श्लोक गीता का। पूरा। लेकिन अगला जो धर्म हिंसा, अहिंसा परमो धर्म तो सब जगह बोला जाता है, पर धर्म हिंसा तथैव च कहीं भी उच्चारित नहीं किया जाता सर। धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों की रक्षा के लिए, हमारे देवी देवताओं के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हमारे देश की बहन बेटी और मंदिरों की रक्षा के लिए यदि हमें आक्रामकता दिखानी पड़े तो हम एक बार नहीं, हजारों लाखों बार आक्रामकता दिखाने के लिए तैयार हैं। मतलब नहीं पड़ता हुकुम, स्पष्ट शब्दों में ये है। हाँ बिल्कुल साहब, जब संविधान का डर उन लोगों को नहीं है जो हमारे धार्मिक ग्रंथों को, देवी देवताओं को अपमानित कर रहे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, तो फिर सर हमें संविधान का डर क्यों? जो होगा देखी जाएगी भाई, केस होंगे, हो जाएंगे, जेल जाएंगे, चले जाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हम गलत नहीं कर रहे हैं। आज मेरे पे जितने भी केस हैं वो किस चीज के केस हैं? छात्र धर्म के केस हैं सर मेरे पे, आगे भी होंगे, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी धर्म या कोई भी सरकार या प्रशासन यदि हमारे स्वाभिमान पर हमला करेगी तो साहब फिर आक्रामकता से ही जवाब करणी सेना देना जानती है। दूसरा, क्षत्रियों की सेना है यार, समझो, क्षत्रियों की सेना है क्या? वो डिफेंस करेगी क्या? सही बात। जो क्षत्रियों की सेना है वो तो आक्रमण ही करेगी। डिफेंस हमारी डिक्शनरी में आता नहीं, हम तो आक्रमण करते हैं। बाकी माँ करणी जाने, उनकी असीम कृपा है हमारे पे, वही हमें वहाँ ले जाती है और वही हमारा न्याय करती है। अच्छा, इससे बात से कोई फर्क पड़ता है? जैसी अब करणी सेना की आपकी जो छवि बनाई है, जैसे मीडिया में देखा जाता है, कुछ लगता है कि मीडिया ने ऐसी छवि बना दी, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। मीडिया के तो हम ऋणी हैं, मीडिया के तो हम सही में ऋणी है सर। पद्मा मानते हो? सब ऋणी है। मैं इसलिए मीडिया का विरोध नहीं करता। कई बार मीडिया मेरे विरोध में बहुत कुछ छापती भी है, भाजपा के दबाव में गुजरात की मीडिया भी छापती है, बहुत कुछ करती भी है, पर मीडिया का हम कोई विरोध नहीं करता, क्योंकि मीडिया का कर्ज है हम पे। मैं समझ सकता हूँ कि भाई
मीडिया की जो ये संस्थाएं होती है, जो भी एजेंसीज होती हैं, वो भी कहीं न कहीं सरकार से जुड़ी होती है। सरकार से कई लाभ उन्हें हर महीने मिलते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मैं भी समझता हूँ उनकी मजबूरियां हैं कि उन्हें सरकार की सुननी पड़ती है। तो मीडिया से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, रखो भविष्य में भी नहीं हो, क्योंकि चाहे पद्मावत की घटना हो, चाहे राम जी ये सुमन लाल की घटना हो, उनमें भी मैंने देखा मीडिया ने हमें बहुत समर्थन किया, बहुत सपोर्ट किया। पद्मावत मूवी पे चाटे क्यों मारे उसके, ये बताओ। ऐसा है, ये सवाल मेरा। मैं आपको बताता हूँ, चाटे मारे थे या नहीं मारे थे? बिल्कुल मारे थे चाटे, और चाटे नहीं, उसको तो भविष्य में कहीं और मिले तो हाथ पर भी तोड़ेंगे हम। तो चाटे की बात कर रहे हो आप। देखिए सीधी सीधी बात है, यदि क्या नाम था उनका डायरेक्टर का? बंसाली था वो, ठीक है, बंसाली का जो भी है, XYZ जो भी, हमें फर्क नहीं पड़ता उसका। लेकिन सिंपल लॉजिक है, यदि कोई व्यक्ति हमारी नारी अस्मिता पे प्रहार करता है या ऐसी फिल्म बनाता है जो फिल्म हमारे देवी देवताओं का अपमान करती है, या ऐसा पिक्चराइजेशन करता है जिसमें हमारा राष्ट्र जो है वो अपमानित होता है, तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देने के लिए एकमात्र यही विकल्प हमें तो नजर आता है कि उसके घर में घुस जाओ और तोड़ फोड़ कर दो, और वो हाथ में तो उसको भी तोड़ दो। सब सिंपल लॉजिक है। क्योंकि साहब मुझे एक चीज बताओ, ये फिल्म इंडस्ट्रीज वाले कभी जो इनके मुस्लिम के जो भगवान है, या जो मुस्लिम या ईसाई के जो भगवान है जिनको वो मानते हैं, उन पर तो फिल्म नहीं बनाते हैं कभी। सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान शिव जी को वो दौड़ा रहे हैं रोडों पे, रस्तों पे, हमारे कृष्ण जी को दौड़ा रहे हैं, हमारे जो धार्मिक जो हमारी धारणा है उस पर फिल्में बनाते हैं। क्यों भाई, उन पे क्यों नहीं बनाते तुम? क्यों? क्योंकि वहां उनको भय है। लेकिन अब लग रहा है कुछ ट्रेंड चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको लगता है मूवी बनाने का कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है? नहीं साहब, ट्रेंड तो क्या चेंज हुआ है साहब, पहले में रब में कुछ फर्क लगता है। फिल्मों में विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये कुछ भी परोसते हैं, और कुछ तो राजनीतिक पार्टियां अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हुए ऐसी फिल्में बनाना चाहती है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सके। मैं आपको बताऊं, एक फिल्म आई थी रामायण पे, पता है? सैफ अली खान था उसमें, जिसका विरोध हुआ था। कौन सी मूवी थी भाई? सैफ अली खान की एक फिल्म थी, रामायण फिल्म आई थी, जिसमें भगवान श्री राम और सीता जी को फिल्मांकन किया गया था, और बहुत बहुत निंदनीय तरीके से फिल्मांकन किया था। जब हमने उसका विरोध किया तो हमें रोकने के लिए कौन आए पता है आपको? कौन? RSS के लोग आए। क्या? कि ये फिल्म में हमारा RSS के लोग, सरकार के लोग आए कि आप इसका विरोध मत करो, इस फिल्म में हमारा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। उनका इन्वेस्टमेंट? हाँ, अब सोचो, मैं तो सन्न हो गया। RSS मुझे रोक रही कि मैं इस फिल्म का विरोध नहीं करूं। अच्छा जी। सोचो, मैं उस फिल्म में उस निर्माता के घर को तोड़ने जा रहा था, जब मुंबई उसको मारने जा रहा था, तो RSS के लोगों के द्वारा मुझे रोका गया। सोचो, इससे बड़ा तो दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का। ये जो सरकारें जो है वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी कुछ फिल्में बनवा रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इस देश का युवा देखता है वही सीखता है। इसलिए हमें फिल्में भी वैसी बच्चों तक पहुंचानी जिस फिल्मों से बच्चों को संस्कार मिले, न कि उनको गलत मैसेज जाए। तो क्या संदेश है युवाओं के लिए? फिर युवाओं से मैं बिल्कुल इतना ही कहूँगा कि इस देश का भविष्य युवा ही है, और इस देश का जो युवा है उसे व्यसन से दूर रहना चाहिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, और राष्ट्र निर्माण में जिस क्षेत्र में अपना योगदान दे सके अवश्य देना चाहिए। और मैं खास उनसे आग्रह करूंगा कि राजनीतिक क्षेत्र में आपकी भूमिकाएं बहुत निम्न है। उस निम्न स्तर की जो भूमिका है, जो बहुत कम संख्या में है, उसकी संख्या तुरंत बढ़ाओ। और जितने भी युवा है जो राजनीति में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, उनको अखंड करणी पार्टी आमंत्रित करती है। आप जिस विधानसभा से लड़ना चाहते हो, जिस तहसील पंचायत से लड़ना चाहते हो, जिला पंचायत से लड़ना चाहते हो, जिस सरपंच जिस गांव से लड़ना चाहते हो, आप हमसे संपर्क करो। हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे जिसके माध्यम से आप राजनीतिक क्षेत्र में भी आओ, ताकि, क्योंकि राजनीति से ही देश चलता है, सत्ता बिना देश चलता नहीं है। और सत्ता में जो युवा आ गया तो मुझे पूरा विश्वास है चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका की ताकत नहीं है, औकात नहीं है कि इस देश का नुकसान कर जाए। क्योंकि युवा है वो क्रांति है, और क्रांति जो होती है वही सही मायने में सुरक्षा दे सकती है देश और देश के नागरिकों को। ठीक है, तो अब जो बात कर रहे हो आप, तो तलवार की जरूरत है युवाओं को या शिक्षा की ज़्यादा जरूरत है सिस्टम के अंदर?
लोक या दोनों साथ देखिए नहीं चल सकते हैं? तलवार नहीं साहब, अभी लोकतंत्र में तलवार की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र है, राजतंत्र होता तो सत्ता प्राप्त करने के लिए आपको तलवार की आवश्यकता पड़ती, ठीक है। पर ये लोकतंत्र है, संविधान से देश चलता है। तो यहाँ पर युवाओं को शिक्षा की अति आवश्यकता है। वो शिक्षा प्राप्त करें और प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में उनको अपना भविष्य यदि स्थापित करना है तो उनको शिक्षा पे ध्यान केंद्रित करना होगा। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपने फर्स्ट से लेके 12th तक स्कूलिंग किया, ठीक है, फिर आपने कॉलेज का समय किया, लेकिन उसके बाद बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं। तो साहब उसके बाद जिस तरह से आपने 15 साल शिक्षा को दिया तो 3 साल कम से कम आपको अपने करियर को देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा साहब। तो करियर की तैयारी में अब 3 साल लगा दो, ठीक है, हिम्मत मत हारो, 3 साल करियर की तैयारी करो और कुछ बन जाओ, हार्ड वर्क कर लो, ताकि आपके कंधों पे इस देश का भविष्य टिका हुआ है, इस देश का भविष्य सुरक्षित हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, चलो युवाओं की बात आई है, क्या लगता है कि हर युवा को नौकरी में आना चाहिए या व्यापार में भी आना चाहिए? नहीं, क्योंकि इतने बढ़िया नहीं, प्रत्येक क्षेत्र मैं क्या कह रहा हूँ, जिसकी जो कैपेसिटी, मैंने कहा जिसको व्यापार करना है वो व्यापार करे, जिसको राजनीति में है वो राजनीति में है, और जिसको रोजगार करना है वो रोजगार करे। सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं। सब मैं ये कहना चाहता हूँ प्रत्येक क्षेत्र में, ठीक है, इस देश का युवा अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करे, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र से ये देश मजबूत बनेगा। मात्र राजनीति से, मात्र व्यापार से, मात्र रोजगार से नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी हमें मैक्सिमम करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी जाके इस देश का भविष्य सुरक्षित हो पाएगा। मैं बार बार कहता हूँ युवा जो है इस देश का भविष्य, और इस देश की यदि सुरक्षा आपको करनी है तो युवाओं के कंधे पे आपको देश की जिम्मेवारियां देनी पड़ेगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस देश की रक्षा में 1% भी चूक नहीं होगी, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी के बाप की ताकत नहीं थी। युवा इस देश का प्रधानमंत्री है तो साहब इस देश पर वो आंख उठा जाए, क्योंकि युवा जो है वो एक बार में हिसाब करता है साहब, एक बार में करता है। या तो शांति से समझ जा, या जो भी उनकी कूटनीति वो कर ले, या फिर लास्ट में वो सीधा ऑपरेशन कर डालता है साहब, वो फर्क नहीं पड़ता। बार बार मरने से एक बार मरना उसको स्वीकार है, या तो एक बार मर जाओ, एक बार मार लो, शांति से जिंदगी जिएंगे। तो यूथ जो है वो क्रांति है, और यूथ के अंदर जो ज्ञान है ना, जो इंटेलेक्चुअलिटीज है, वो बहुत मायने रखती है। दूसरा मैं कहूँ आपको, जब हमारे पूर्वज थे, जब रियासतें थी तो राज सत्ता और धर्म सत्ता हुआ करती थी, ठीक है, होती थी। राज सत्ता जो थी वो क्षत्रियों के पास हुआ करती थी जो राज करते थे, पर धर्म सत्ता जो ब्राह्मण्स जो राजपुरोहित हुआ करते थे उनके पास थे, और बहुत अच्छा शासन चलता था उस वक्त। लेकिन आज धर्म सत्ता कहीं है नहीं, राज सत्ता में इन लोगों ने कब्जा कर लिया है, धर्म सत्ता में इन्होंने, आप देखते हो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये समय की अभी मांग है कि भाई ब्राह्मण्स जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो ज्ञानी है और जिनके पास अथाह ज्ञान भरा पड़ा है, उनको भी सक्रिय इस देश की राजनीति में अपना योगदान बड़ी संख्या में देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाले समय में राज सत्ता और धर्म सत्ता की फिर से आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या मानना है फिर पंडितों को लेकर? आप बता भी रहे थे, पंडितों को क्या करना चाहिए फिर? नहीं, जो ब्राह्मण्स हैं, जो युवा हैं ब्रह्म समाज से, उनको राजनीति की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। यूथ जो भी, मैंने यूथ की बात की है, क्योंकि उनके पास जो इंटेलेक्चुअलिटीज है, उनका जो ज्ञान है, और जो उनके पास संस्कार, जो सींचने का जो उनका आमादा है, वो औरों से बहुत आगे। आज देखिए देश में सिर्फ 3% ब्राह्मण्स एज पर सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर, लेकिन हर क्षेत्र में वो आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, इंटेलेक्चुअल्स है, और उनके पास ज्ञान का भंडार है, उनके पास रणनीति है, उनके पास वो सब कुछ है जो एक राष्ट्र के निर्माण में और एक क्षत्रिय के आक्रमण में जो धार है, वो सब उनके पास है। तो ये ब्राह्मण समाज को भी अब समय आ गया है कि उन्हें भी राजनीतिक क्षेत्र में अपने युवाओं को स्थापित करना पड़ेगा। तो अच्छा, अपना जो है करनी सेना का 5 साल का कोई विजन बताओ, क्या क्या है, क्या करना चाह रहे हो आने वाले 5 साल में? क्या देखो, हमारा एकमात्र लक्ष्य है, वो है क्षत्रियों को छात्र धर्म के निर्माण के लिए सत्ता में स्थापित करना। अब क्षत्रियों के साथ साथ स्वर्णों का भी हमने उल्लेख कर दिया कि भाई उपेक्षाएं उनकी भी हो रही है, तो हमने उनको भी साथ में लिया। साथ ही साथ भाई संविधान में SC ST के लिए सीटें रिजर्व है, उन रिजर्व सीटों पे हम SC ST को लड़ाएंगे।
लेकिन प्राथमिकता मैंने फिर से कही आपको, हम स्वर्ण समाज को देंगे, जिनकी उपेक्षा लगातार इन सभी पार्टियों ने की, मात्र भाजपा नहीं, कांग्रेस ने भी की। सभी पार्टियां क्षत्रिय और स्वर्ण समाज की उपेक्षा सालों से करती आई, इसलिए हम प्राथमिकता प्लेटफॉर्म सबसे पहले उनको देंगे, उसके पश्चात हम देंगे जो अन्य हैं उनको हम देंगे प्राथमिकता, और तो और जो रिजर्व है हम एससी एसटी को देंगे, हमने मना नहीं किया। लेकिन ये जो पार्टी है वो सामान्य वर्ग, इसके लिए सनातन हिंदुओं के लिए बनी है, और जब तक ये पार्टी का अस्तित्व रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी हिंदुओं को ही सत्ता में लाने के लिए टिकटें प्रदान करेगी। ठीक है, क्या केवल क्षत्रियों को एकजुट देखना चाहते हैं या क्या है, या स्वर्ण समाज, या सबसे पहले क्षत्रिय? पहले मैं मेरे दो सवाल है मेरे। मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्षत्रियों को एकजुट देखना चाहते हैं या पूरे स्वर्ण समाज को? अब मैं बताता हूँ, या सनातन को? तीसरा भी इसमें जोड़ दीजिए। मैं बताता हूँ आपको, जिस दिन क्षत्रिय की एकता हो गई ना साहब, क्योंकि सबसे मुश्किल काम मेरे लिए यही है कि मैं क्षत्रियों को एक कर लूँ, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़कर इन क्षत्रियों के लिए कुछ भी नहीं है, और स्वाभिमान पे जब भी ठेस पहुंचती है तो वो आपस में भिड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान क्षत्रिय समाज आज तक भुगत रहा है, और हम विभाजित हैं, इसीलिए पार्टियां आज हम पर राज कर रही है। तो सबसे पहले मेरा जो उद्देश्य है वो क्षत्रियों को मैं संगठित कर लूँ, जो भी क्षत्रिय सामान्य श्रेणी से में है और जो ओबीसी में है तो क्षत्रिय, लेकिन ओबीसी का लाभ सरकार की सुविधा उसे मिल रही है, लेकिन सामान्य श्रेणी के क्षत्रिय ने उसको इग्नोर कर दिया कि ये तो ओबीसी वाला है, पर है तो अपना ही। तो मैं क्षत्रियों को पहले एक जाजम पे ले आऊं। जिस दिन क्षत्रिय एक जाजम और तकरीबन ले आया हूं मैं, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्षत्रिय करणी सेना के बैनर पे क्षत्रिय जो ओबीसी का है वो भी जुड़ा हुआ है और सामान्य श्रेणी में जुड़ा हुआ है, यानी कोशिश जो 10 साल से की है वो हमारी सफल हुई है। हमने कई प्रदेशों में क्षत्रियों को एक जाजम पे लाने का कार्य कर दिया है। जिस दिन ये क्षत्रिय आ चुका है, इसलिए अब देखिए अब सनातन धर्म में एक होता जा रहा है, क्योंकि सनातनियों ने क्षत्रियों से हमेशा लगाव रखा है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि हमारे साथ तो वो है, लेकिन जब हम एक ही नहीं तो वो कैसे हमारे साथ कैसे रहेंगे? इसलिए क्षत्रियों की एकता यानी स्वर्णों की एकता, और स्वर्णों की एकता यानी सनातनियों की एकता। यानी आप समझिए, जिस दिन ये फॉर्मूला सेट हो गया ना, उस दिन ये सनातनी जो है वो कभी अलग नहीं होंगे, इनमें समरसता बनी रहेगी। इसलिए क्षत्रियों की एकता अनिवार्य है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और ऐसे विषय आएंगे जहाँ यूजीसी से विषय आएंगे, वहाँ आपने देखा स्वर्ण भी हमारे साथ खड़ा है। तो आने वाले समय में जो सनातन है उसकी एकता पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट में मेरे एक सवाल और हैं आपसे। लॉरेंस बिश्नोई की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि गोगा सिंह मेडी जी की जो हत्या हुई है उसके बाद उनका एक दूसरे तरीके से उनको समाज देखने लगा। अब फिलहाल उसके ऊपर वेब सीरीज आ रही है, मूवी बनाई जा रही है, तो आप किस तरह से देखते हैं? समाज को किस तरह से देखते हैं, या वेब सीरीज जो बना रहे हैं उन्हें किस तरह से देखते हैं? क्या कहेंगे इस पे? लॉरेंस और उसकी गैंग पर यदि फिल्म बन रही है और यदि वेब सीरीज आ रही है तो साहब ये तो महिमा मंडल हो रहा है। उसका नाम है वेब सीरीज का, जो मैंने नोट भी किया था, लॉरेंस ऑफ पंजाब, ये उसका नाम है। इसको क्या मानते हैं इस पे, ये बताइए। नहीं होना चाहिए, गलत है, बिल्कुल गलत है। ये महिमा मंडल जो होने जा रहा है लॉरेंस और उसकी गैंग का, इससे इस देश का जो युवा है वो भ्रमित होगा, क्योंकि लॉरेंस और उसकी गैंग के द्वारा पिछले कई सालों से इस देश में असामाजिक गतिविधियां की जा रही है, चाहे रंगदारी हो, चाहे हत्याएं हो, या फिर आप देखें कि ड्रग्स का व्यापार हो। तो इस देश का जो युवा है, उस युवा को इस फिल्म के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से आप भ्रमित करने जा रहे हैं। उसे रोकना अति अनिवार्य है। उसे रोकने के लिए मैं बिल्कुल इस पर रणनीति तैयार करूंगा और रोकूंगा। इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों को भ्रमित होने से रोकना है, क्योंकि वो फिल्म में क्या दिखा रहे हैं हमें पता नहीं। वो फिल्म में क्या दिखाने जा रहे हैं, वेब सीरीज में क्या दिखाने जा रहे हैं, हमें पता नहीं। क्या दिखाएंगे लॉरेंस का? मेरे हिसाब से तो केवल हथियार। मैं वही कह रहा हूँ साहब, एक ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडल होने की और ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज है या सरकार है ये अग्रसर हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इन फिल्मों के माध्यम से लॉरेंस और पैदा करना चाहती है इस देश के अंदर, वो हम कतई होने नहीं देंगे।
और इस पर बिल्कुल आज ही जाकर मैं मेरी टीम को सक्रिय करूंगा और इस वेब सीरीज को इसको आने से रोकने के लिए हमें जिस जिस पक्ष पर जिस मोर्चे पे खेलना पड़े हम अवश्य खेलेंगे। बाकी ऐसी ऐसी वेब सीरीज और ऐसी फिल्म को आने से रोकना पड़ेगा। ये हमारा नागरिक, ये इस देश के प्रति नागरिक का दायित्व बनता है कि इन फिल्मों से इस देश का जो बच्चा है वो भ्रमित होगा, वो उसके लक्ष्य से दूर हो जाएगा और कहीं न कहीं ऐसी फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि जो देखता है वो सीखता है बच्चा, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा महिमा मंडल हो और देश का जो युवा है वो भ्रमित हो। अच्छा, एक बात और बताओ, लॉरेंस बिश्नोई के जैसे कई बार जेल से भी इंटरव्यू हो गए हैं, जो कि गलत है, लेकिन उसमें वो अपने आप को देशभक्त बताता है, भगत सिंह को अपना रोल आइकन मानता है, जबकि आपके हाथ पे भगत सिंह जी का, इधर महाराणा प्रताप जी का, मेरा भगत सिंह और फिर मेरा भगत सिंह मेरा भगवान है, मेरा महाराणा प्रताप मेरा भगवान है ना। और मेरा भगत सिंह कोई आतंकी नहीं था, ठीक है ना। उसने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए उसने जो किया, भगत सिंह ने जो किया वो हमारे लिए बहुत ही एक हमारे ऊपर कर्ज है, बड़ा एग्जाम्पल है और कर्ज है हमारे लिए। अब भाई इस देश के प्रत्येक नागरिक को किसी को भी पूछने का अधिकार है। अब लॉरेंस पूछता होगा, बट वो क्या लगता है, दिखाने के लिए पूछता है या कुछ मानता है, थोड़ा बहुत कुछ तो लगता होगा। अब मानता भी हो शायद, हमें क्या पता, दिखावा भी करता हमें क्या पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि लॉरेंस जो बिश्नोई है वो भगत सिंह के सिद्धांतों पे चलने वाला कतई नहीं हो सकता। भगत सिंह एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति ने क्रांति लाई इस देश की आजादी के लिए। ये क्या लाने जा रहा है भाई, ये तो रंगदारी वसूलने का काम कर रहा है, ये तो हत्याएं करवा रहा है, ये तो ड्रग्स का व्यापार कर रहा है। कैसे हम ऐसे व्यक्ति को उस दर्जे पे सोच सकते हैं कि भाई वो भगत सिंह के पद चिन्हों पे चल रहा है। लोग कहते हैं कि तो भगत सिंह का फॉलोवर तो दुनिया है, लेकिन भगत सिंह के सिद्धांतों में और इसके सिद्धांतों में रात दिन का फर्क है। हम कैसे मान ले साहब, होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूँ कि ये भगवान है, ये भगवान है हमारे। तिरंगा है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ सुखस्तंभ है, ठीक है। व्यसन कोई करते नहीं है, शराब कभी हमने पी नहीं। मैं तो आपके माध्यम से युवाओं से कहना चाहूँगा, नशा मुक्त रहो, नशे से दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो। नशा मैंने भी नहीं किया, फिर भी जी रहा हूँ। देखिए 51 साल की उम्र, बिंदास चल रहा हूँ, ठीक है। देश की सेवा भी करके आ गया और आज भी बिंदास खेल रहा हूँ मैं, हर क्षेत्र में रात दिन भाग रहा हूँ। तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से खास कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहो, चाहे शुगर या ड्रग्स हो, चाहे कोई भी व्यसन हो, व्यसन में मत पड़ो, क्योंकि देश आपके हवाले है। और ऐसी कोई बात जो हमने आपसे ना पूछी हो लेकिन आपको लगता हो कि बतानी चाहिए, बताइए। नहीं ऐसी तो राजनीति का आपने बात आई थिंक आपने सारे विषय मेरे ख्याल से आपने कवर कर लिए हैं। फिर भी मैं इतना ही कहना चाहूंगा जाते जाते, बताइए हमारे कैमरे पे, हमारे कैमरे पे युवाओं के लिए, जनता से मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपकी जो एकता है वही आपकी शक्ति है। ये राजनीतिक पार्टियां जो है वो वोट की राजनीति करती है, उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप भ्रमित ना हो, और मैं इतना कहूंगा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र हमारे लिए सबसे कीमती है, इसीलिए इस देश की रक्षा के लिए, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सभी को अपना योगदान देना है। मैं सालों से ईमानदारी से संगठन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना योगदान दे रहा हूं, लगातार दे रहा हूं। भारत के 22 राज्यों में हम स्थापित हैं, और जहां भी आपको आवश्यकता पड़े आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम क्षत्रिय, हम सबके सब हमारे हैं। हमारा छात्र धर्म है आपकी रक्षा करना, आपको न्याय अधिकार दिलाना, हम तैयार हैं उसके लिए। आप किसी भी जिले में, तहसील में आपको तकलीफ है, परेशानी, आप किसी भी जाति से, आप हमसे संपर्क करें, लेकिन जो ये समरसता है उसे खराब ना करें। आप जो ये आपको कुछ कानून अधिकार मिले हुए, उन अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। जैसे एट्रोसिटी है, वो आपको अधिकार मिला है, लेकिन उसका दुरुपयोग रोके, उसका सदुपयोग करें, क्योंकि कुछ लोगों ने इस एट्रोसिटी को व्यापार बना रखा है। तो सदुपयोग करोगे तो समझता बनी रहेगी, दुरुपयोग करोगे तो दुश्मनी बढ़ेगी। मत करो दुरुपयोग, सदुपयोग करो। और आरक्षण जो है वो आरक्षण है
वो आरक्षण आपको मिला है, हमें उससे आपत्ति नहीं, लेकिन हमारे अधिकार यदि कोई छीनता है तो मैं लड़ाई सरकार से, हमें हमारे अधिकार चाहिए। तो मेरे हिसाब से देश सर्वोपरि है, देश के लिए हमें सबको मिलकर अपना योगदान देना चाहिए। एक बात और बताइए, जैसे आप अपना व्यापार करते हैं, जो भी कुछ आपका व्यापार है, उसमें सरकार ने आपको बताते हैं परेशान किया, किस तरह से परेशान किया और क्या रहा? जाते जाते ये लास्ट बात बता दीजिए, किस तरह से परेशानियों को झेलना पड़ा? देश की जनता को ये जानना अनिवार्य है, बताइए। कि जब एक ईमानदार समाज का सेवक, समाज या देश के नागरिकों का सेवक जब काम करता है, जो झुकता नहीं है, जो मैनेज नहीं होता है, जो बिकता नहीं है, तो उसे परेशान करने में जो भी मौजूदा सरकार होती है वो कोई कसर नहीं छोड़ती है। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरी जो कंपनी है उस कंपनी का इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया, मैं हाई कोर्ट जाके उसको स्टे लेके आया। अब जब रिन्यू का समय आया तो उसको रिन्यू करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सरकार का ऊपर से प्रेशर है। ठीक है, तो ठीक है, हमने उनके सामने हाथ नहीं जोड़े, हमने कहा कोई बात नहीं, न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका से हमारा काम करवा लेंगे। लेकिन आम जनता जो है ऐसी परिस्थितियों में हैरान परेशान हो जाती है। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जब आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, ऐसी परिस्थितियां आपके सामने भी आएंगी जो परिस्थितियां मैं फेस कर रहा हूं। मेरा व्यापार इन्होंने खत्म कर दिया, मेरा बिजनेस खत्म कर दिया, मेरा करोड़ों का बिजनेस था खत्म कर दिया, मेरा आईपीओ आने वाला था वो इन्होंने नहीं आने दिया, मेरा दुबई का जो व्यापार था वो उन्होंने खत्म कर दिया, मेरा हर क्षेत्र में जहां जहां मैं अपने बच्चों को पालने के लिए कमाता था और उस करनी सेना के रोज के खर्चे चलाता था, उस पूरे जो आवक थी वो इन्होंने रोक दी। लेकिन मुझे आज भी नहीं रोक पाए क्योंकि मैं ईमानदार था, सच्चा था। मैं आपको बताऊं, ऐसी कई घटनाएं जहां हमें कई बार हमें प्रलोभन दिया गया है, चाहे वो सरकार है, चाहे फिर हम जिसके सामने आंदोलन कर रहे हैं वो है, लेकिन हमने आज तक एक भी पैसा किसी से नहीं लिया, क्योंकि स्वाभिमान से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ भी होगा, लेकिन स्वाभिमान से यदि समझौता कर लोगे तो आप जी नहीं पाओगे। लेकिन स्वाभिमान से समझौता मत करो। मेरे साथ घटना ऐसी तो कई सारी हुई है साहब, मेरे साथ तो मेरा पूरा व्यापार इन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन आज मैं जैसा भी हूं, मेरी माँ करने का आशीर्वाद मुझ पर है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन कभी सिद्धांतों से समझौता मैं नहीं करूंगा। तो नुकसान तो बहुत हुआ है, लगातार नुकसान हुआ है, मेरा व्यापार इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने सिद्धांतों पे आज भी चल रहा हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। चलिए अब लास्ट में एक और बता दो आप। तो अब दूसरी बात ये बताओ, अब यूजीसी की बार बार बात हो रही है, तो अब दिल्ली पे कब चढ़ाई करने जा रहे हो, ये बता दो। लास्ट सवाल। यूजीसी को लेकर दिल्ली में पूरे भारतवर्ष का सामान्य वर्ग का व्यक्ति संगठित होना अनिवार्य है। उसको लेकर बहुत जल्द हम लोग तारीख, समय और स्थान की घोषणा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में ही ये कानून हम पर थोपा है, दिल्ली से ही वापस होगा। ठीक है, तो बहुत जल्द, अभी तारीख हमने सुनिश्चित नहीं की है, बहुत जल्द तारीख सुनिश्चित होगी, क्योंकि स्वर्ण समाज के जितने भी संगठन हैं उन संगठनों को हम लोग स्वर्ण संगठन संघ एक प्लेटफॉर्म में तैयार किया है, S3। बताइए हमारे कैमरे पे बताइए। बिल्कुल, हमने जितने भी स्वर्ण संगठन हैं उन स्वर्ण संगठनों के जो प्रमुख हैं उनको हमने सदस्यता के लिए आमंत्रित किया है। एक हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है, एक फेडरेशन तैयार किया है, स्वर्ण संगठन संघ S3, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग यूजीसी को कैसे रोल बैक करवाएंगे उसको लेकर प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी की रणनीति बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बहुत जल्द दिल्ली में सबको साथ लेकर लाखों की संख्या में पहुंचने की तैयारी करूंगा और सब साथ मिलकर इस यूजीसी को रोल बैक करवाएंगे। तो ये ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्द हम लोग इस पर कार्रवाई करने वाले हैं और आपको इसकी जानकारी हम हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसको दे देंगे आपको, लेकिन करना अवश्य पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हो जाएगा। ठीक है, आपने हमें बहुत समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के तमाम मुद्दों पर बात हुई है, राजनीति पे बात हुई है, क्राइम, हत्या जैसे जो मुद्दे रहते हैं
उन पर भी बात हुई है, लॉरेंस बिश्नोई पर भी बात हुई है, जिसे आज का युवा अपना रोल आइकन मानने लगा है, जो कि हालांकि गलत है। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे। दी यूएस जर्नी में इसी तरह से एक नई शख्सियत के साथ फिर से मुलाकात होगी। राज सिंह शेखावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।